dear students, welcome back to Magnet Brains. This is Saloni Pandey, your psychology educator, and आज हम करने वाले हैं हमारे chapter number 6, that is learning का last topic, and the topic is applications of learning principles. यानी कि चैप्टर नंबर 6 लर्निंग जो है वो हमने स्टार्ट कर दिया था और हर एक टॉपिक को इन डिटेल हम डिस्कस कर चुके हैं और साथ ही साथ में चैप्टर के लास्ट टॉपिक दैट मींस एप्लीकेशंस ऑफ लर्निंग प्रिंसिपल्स पर हम पहुंच चुके हैं और आज हमारे इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। क्लियर है? सो अब तक आपके चैप्टर नंबर 6 में जितने भी टॉपिक्स थे उन सभी को हमने एक करके सारा कुछ डिटेल में डिस्कस कर लिया, सारी मेथड्स ऑफ लर्निंग को देख लिया, सारे जो है मतलब लर्निंग किस तरह से होती है, लर्निंग का मीनिंग क्या है, लर्निंग का नेचर क्या है, साथ ही साथ में लर्निंग के कितने सारे डिटर्मिनेंट्स होते हैं, व्हाट इज ट्रांसफर इफेक्ट, और साथ ही साथ में लर्निंग डिसेबिलिटीज, ये सारा सब कुछ इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। आई होप सो आप मुझे स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो, है ना? तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। बट अगर कोई अभी जो है मतलब बिल्कुल न्यू स्टूडेंट है तो मैं पहले ही बता दूं कि सारे चैप्टर, सारे टॉपिक, सब कुछ जो है वो कंप्लीटेड है ऑलरेडी। आप जो है प्रीवियस लेक्चर्स में देख सकते हो एंड आई होप सो कि अभी तक जितना पढ़ा है वो भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा और उसमें कोई डाउट नहीं होगा, है ना? तो अब जो पढ़ लिया है वो तो ठीक है, वो भी आप लोग सब पढ़ ही लोगे। अब बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ लर्निंग प्रिंसिपल्स की, यानी कि जितनी भी लर्निंग आपने चैप्टर से करी है और साथ ही साथ में जितना भी आपने लर्निंग के बारे में जाना है फ्रॉम दिस चैप्टर ओनली, अब उसको करेंगे अप्लाई। क्लियर? व्हाट इज साइकोलॉजी? ठीक है, आप बोलोगे मैडम लर्निंग से आप कहाँ जो है व्हाट इज साइकोलॉजी पर आ गई हैं, बट स्टिल जस्ट टेल मी व्हाट इज साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड, बिहेवियर, एक्सपीरियंसेस, यही बोलोगे आप, है ना? कि साइकोलॉजी जो है एक स्टडी है माइंड, ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, साइंटिफिक स्टडी है। व्हेन वी डू साइंटिफिक स्टडी वी डू रिसर्च। ओके, व्हाट वी डू रिसर्च। After your research is completed for anything, what you do? You apply the new knowledge in the real life. समझ में आया क्या एक चीज मैंने कही? मैंने कहा कि साइंटिफिक स्टडी का मतलब क्या है कि किसी नए टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहे हो। जस्ट फॉर एग्जाम्पल लर्निंग के ऊपर ही रिसर्च कर रहे थे तो इस चैप्टर में जितना भी पढ़ा, जितना भी समझा, वो सारा सब कुछ किससे रिलेटेड था? लर्निंग से रिलेटेड था। तो लर्निंग का रिसर्च आपने जो है वो कंप्लीट कर लिया है। बिल्कुल एक शॉर्ट रिसर्च है, ठीक है, बहुत ही छोटा सा रिसर्च जहां पर लर्निंग के बारे में आपने जाना है, लर्निंग के मेथड्स को आपने जाना है। सो इन शॉर्ट वो जो एक साइकोलॉजी की एक फर्स्ट स्टेप होती है वो तो आपकी स्टार्ट हो गई है ना? मतलब कि अब आपने रिसर्च कर ली लर्निंग के बारे में, आपको पता चल गया कि लर्निंग क्या होती है, लर्निंग के क्या सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, लर्निंग की क्या सारी मेथड्स होती हैं, कौन सी चीज के लिए कौन सी लर्निंग मेथड ज्यादा अप्रोप्रिएट होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब कुछ आपको आता है। ठीक है, अब जब रिसर्च कंप्लीट हो गई, लर्निंग के बारे में सारा सब कुछ पता चल गया, तो अब क्या करोगे? जो नया नॉलेज आपको मिला है लर्निंग के बारे में उसको करोगे अप्लाई। क्या करोगे? उस नॉलेज को अप्लाई कर दोगे। बस यही तो इस एक टॉपिक के अंदर हमको डिस्कस करना है कि अब तक आपने लर्निंग के अंदर जितना भी पढ़ा, जो भी प्रिंसिपल्स हमने डिस्कस करे, लर्निंग क्या होती है, पॉजिटिव इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट, रीइंफोर्समेंट, एक्सटिंक्शन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारा सब कुछ, अब उसको क्या करना है? अब उसको करना है अप्लाई। ठीक है, और इसे इन डिटेल में हम डिस्कस करेंगे हमारे इस लेक्चर के अंदर। यहाँ तक क्लियर है? समझ में आ गया टॉपिक की पढ़ने क्या वाले हैं? सो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को जो है वेस्ट किए और फटाफट आपको सारे कंसेप्ट्स को जो है समझाते हैं, और सिर्फ समझाते ही नहीं है, साथ में डिस्कशन करते हैं। और हम साथ में डिस्कशन कैसे करते हैं? कमेंट सेक्शंस के अंदर, है ना? तो जो भी डाउट है, जो भी चीज पूछना है, जो भी चीज मेरे साथ में शेयर करना है, एग्जाम्पल है, सजेशन है, कुछ भी है, मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, और फिर मिलके हम करेंगे इस टॉपिक को भी जो है फटाफट से डिस्कस। ठीक है, सो द प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग हैव ग्रेट value for enriching human life in all spheres of life.
अब देखो सबसे अच्छी बात क्या है लर्निंग की, लर्निंग कहाँ से स्टार्ट होता है, बचपन से स्टार्ट होता है। आप बोलोगे जब हम बिल्कुल जो है एक छोटे से बच्चे होते हैं वहां से लर्निंग हमारी स्टार्ट हो जाती है। बोलोगे ऐसा एरो क्यों बना दिया मैडम, तो बता रही हूँ कि बिल्कुल ये यहाँ जीरो से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, आपका पूरा लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। सबसे ज्यादा लर्निंग का पार्ट होता है आप जब मतलब वो चिल्ड्रन वाली एज में होते हो ना, वो वाली एज में, या 20 ईयर्स तक आपकी लर्निंग बहुत ज्यादा होती है, बट स्टिल आप अपनी पूरी लाइफ में बहुत सारी चीजों को लर्न करते रहते हो। क्लियर? सो लर्निंग जो है वो एक ह्यूमन के लाइफ के हर एक स्फीयर में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। जितनी भी एक्टिविटीज हैं, जितने भी बिहेवियर हैं, चाहे पर्सनल हो, चाहे सोशल हो, चाहे इकोनॉमिक हो, दे ऑल एक्टिविटीज आर पीसफुल एंड प्लेजरेबल आर लर्नड। हर एक तरह की एक्टिविटी, हर एक तरह की लर्निंग एक ह्यूमन के अंदर होती है, चाहे उसकी पर्सनल लर्निंग हो, चाहे उसकी इकोनॉमिक लाइफ से रिलेटेड लर्निंग हो, चाहे उसके प्लेजर पीस की लर्निंग हो, चाहे जिस सोसाइटी में रह रहा हो उस सोसाइटी के ही बारे में अगर लर्न करना है, सो ऑल यू कैन डू जस्ट फ्रॉम दीज लर्निंग प्रिंसिपल्स। सो देयर लर्निंग शुड बी साइकोलॉजिकली गाइडेड। अब अगर आपको लर्निंग करनी है तो वो साइकोलॉजिकली गाइडेड होना चाहिए, यानी कि आपने साइकोलॉजी के अंदर लर्निंग के जितने भी प्रिंसिपल्स पढ़े, आप उन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए अगर लर्निंग करते हो तो आपकी लर्निंग लॉन्ग टाइम तक रहेगी और वो एक्सटिंक्ट नहीं होगी। क्या नहीं होगी? वो एक्सटिंक्ट नहीं होगी। आपकी लर्निंग लॉन्ग टाइम तक रहेगी, यानी कि आपके मेमोरी में रहेगी। ओके, एंड साथ ही साथ में क्या नहीं होगी? एक्सटिंक्ट नहीं होगी। व्हाट इज एक्सटिंक्शन? एक्सटिंक्ट मीन्स डिसअपियरेंस। क्लियर? समझ में आ रहा है? एक्सटिंक्शन के बारे में भी ऑलरेडी पढ़ चुके हो। एक्सटिंक्ट होने का मतलब क्या होता है? कभी साइंस पढ़ी है, एनवायरमेंट पढ़ा है, तो यहाँ पता होगा ना कि स्पेशीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। व्हाट इट मीन्स कि जो है अब वो डिसअपियर हो चुकी हैं। तो यहाँ पर आपके एक्सटिंक्ट होने का मतलब क्या है कि जो लर्निंग आपने करी थी वो अब अनलर्न हो गई है, अब वो आपके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट नहीं होती। व्हाट इज लर्निंग? क्लियर? व्हाट इज लर्निंग? चलो बताओ मुझे, लर्निंग क्या होती है? जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर, मुझे कमेंट करके बताओ कि मैडम लर्निंग की ये डेफिनेशन होती है एंड दिस इज लर्निंग। सो बेसिकली व्हाट वी हैव स्टडीड इन लर्निंग इज, लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ह्यूमन का बिहेवियर जो है वो परमानेंटली चेंज हो जाता है एंड दिस ऑल रिजल्ट्स बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंसेस। ह्यूमन के जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं उसके बेसिस पर जो है ये सारी चीजें होती हैं। सो लर्निंग बेसिक अगर हम कहें तो आपका जो रिस्पॉन्स और रिएक्शन है उसमें जब परमानेंट चेंज आ जाता है, परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, यही पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में लर्निंग के कि लर्निंग क्या होती है? जहां आपका बिहेवियर चेंज हो रहा होता है, जहां आपने कोई नई चीज को लर्न किया है और वो आपके रिस्पॉन्सेज में रिफ्लेक्ट हो रही है। एंड ऑल दिस हैपेंस जस्ट बिकॉज ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस। हमारे एक्सपीरियंसेस इन चीजों को गाइड करते हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स भी दिए, तो मैं लर्निंग एक्सप्लेन नहीं कर रही आपको, ठीक है? हम बात करेंगे सिर्फ एप्लीकेशन की। सो कंटेम्परेरी साइकोलॉजिस्ट हैव डेवलप्ड टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग, सोशल लर्निंग, वर्बल लर्निंग, concept learning, skill learning for improving many aspects of life। अब जो हमारे कंटेम्पररी साइकोलॉजिस्ट हैं इन्होंने बहुत सारी मेथड्स, इन्होंने ढेर सारे प्रोसीजर्स बनाए। किसके लिए बनाए? ह्यूमंस के लिए। साइकोलॉजी में जब आप रिसर्च करते हो, ठीक है, आप रिसर्च करते हो, आप किसी चीज की भी स्टडी करते हो, व्हाट इज द मोटिव? टू इम्प्रूव द लाइफ, टू इम्प्रूव ह्यूमन लाइफ। ठीक है, देखो लास्ट टॉपिक है, सारी चीजों को रिलेट भी करेंगे और सारा सब कुछ इन डिटेल भी अच्छे से समझेंगे। तो हमारा पर्पस क्या होता है? हम क्यों कोई नई स्टडी करते हैं, हम क्यों कोई नई रिसर्च करते हैं? टू इम्प्रूव ह्यूमन लाइफ। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, लर्निंग के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं? ठीक है, लर्निंग हमें क्यों पढ़ना चाहिए, लर्निंग के ऊपर हम रिसर्च क्यों कर रहे हैं, क्यों इसके बारे में पढ़ रहे हैं? ताकि हमको पता चल सके कि लर्निंग एग्जैक्टली होती क्या है, लर्निंग हमारे अंदर होती कैसे है, और साथ ही साथ में बहुत सारे लोगों के अंदर लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं, तो उन्हें कैसे क्योर किया जा सकता है। ये सारी चीजें करके हम अल्टीमेटली ह्यूमन लाइफ को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम वो सारी चीजों में रिसर्च करते हैं, उन सारी चीजों में स्टडीज करते हैं जिसके थ्रू हम ह्यूमन की लाइफ से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकें। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हर बार देती हूं मैं आपको, स्ट्रेस। इफ समवन इज इन स्ट्रेस,
साइकोलॉजिस्ट का काम क्या होता है, काउंसलर का काम क्या होता है, स्ट्रेस का कारण जाने। उन्हें क्या मतलब है यार आपको स्ट्रेस हो रहा है इस एक बात से, है ना, उन्हें क्या मतलब है कि आपको स्ट्रेस है, वो तो आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन दे आर वर्किंग फॉर इट। व्हाई? दे वांट्स टू इंप्रूव द ह्यूमन लाइफ। क्लियर आ रहा है समझ में? तो अब इसीलिए जो कंटेम्प्ररी साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने ढेर सारी मेथड्स बनाई, ठीक है। उन मेथड्स के अंदर ढेर सारे प्रिंसिपल्स थे, जैसे क्लासिकल कंडीशनिंग है, ऑपरेंट कंडीशनिंग है, सोशल लर्निंग है, वर्बल लर्निंग है, कंसेप्ट लर्निंग है, स्किल लर्निंग है। ये सारी चीजें क्यों है? फॉर इंप्रूविंग मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। क्लियर? गॉट इट? नो डाउट, है ना। तो अब देखो, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, क्लासिकल ऑपरेंट कंडीशनिंग हमने डिस्कस किया। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर? एक क्या प्रिंसिपल था जो सबसे ज्यादा बार बार रिफ्लेक्ट हो रहा था? ऑपरेंट कंडीशनिंग, रीइंफोर्समेंट बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्स। क्लासिकल कंडीशनिंग, टू स्टिमुलस हेल्प्स इन लर्निंग। क्लियर आ रहा समझ में? स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिलेशनशिप, ये सब कुछ इन डिटेल हमने डिस्कस किया। इसे ही समझोगे, इसे ही इसका इम्प्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन समझोगे। आ रहा समझ में? ये तो पढ़ लिया आपने, कंसेप्ट पढ़ लिया। कंसेप्ट ना ही मैं आपको रिपीट कर रही हूँ, ना ही मैं आपको दोबारा से कंसेप्ट पढ़ा रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हम उसको डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन क्या हम पढ़ेंगे कि अब तक हमने जो भी पढ़ा उसको अप्लाई कहाँ पर करें, ठीक है। ये एक चीज आपको यहां से समझ में आएगी। सो वी कैन हैव अ ग्लिम्प्स ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ लर्निंग प्रिंसिपल्स इन 4 एरियाज। हमारे पास में ऐसे 4 एरियाज हैं जहां पर हमने जो भी साइकोलॉजी के अंदर जितने भी प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? सेकेंड इज इन ट्रीटमेंट ऑफ माल एडजस्टेड बिहेवियर। थर्ड इन रियरिंग चिल्ड्रन एंड फोर्थ इन स्कूल लर्निंग। क्या मतलब है इसका? चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में, ह्यूमंस को ऑर्गेनाइज करने में, माल एडजस्टेड बिहेवियर, ऐसा बिहेवियर जो कि सही नहीं है, ओके, उसको ठीक करने में, उसको ट्रीट करने में। रियरिंग चिल्ड्रन, बच्चों को जो है पाल पोस के बड़ा करते हैं ना, तो वो रियरिंग वाला चिल्ड्रन कंसेप्ट उस एक चीज में। और स्कूल लर्निंग में, जब स्कूल में कंसेप्ट्स को आपको पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, जब लर्निंग आपके अंदर हो रही होती है, उन सारी चीजों में हम लर्निंग के प्रिंसिपल्स को यूज कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल के साथ में समझाती हूँ। जस्ट सपोज आपके स्कूल में, आपको याद है ना, लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड लर्निंग डिसेबिलिटीज। व्हाट वी हैव डिस्कस्ड? We have discussed learning disabilities. Now what happens in learning disabilities? A person is having is unable to learn. So just suppose there is a child in your school and he is having learning disability. तो learning disability के कारण वो ना ही अच्छे से read कर पाता है, ना ही अच्छे से लिख पाता है। Just suppose he is in class 5th. ओके, ही इज इन क्लास 5th। अभी तक तो मतलब बचपन से उसके अंदर ये सारी चीजें थी, ये सारी दिक्कतें हमको दिखती थी। जब से हमने उसको पढ़ाना लिखाना स्टार्ट किया कि वो अच्छे से पढ़ नहीं पाता था, अच्छे से लिख नहीं पाता था, मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी बहुत ही ज्यादा उसके अंदर, मतलब बहुत ही सीवियर लेवल नहीं था, बट मॉडरेट लेवल उसके अंदर था कि वो अच्छे से जो है लर्न नहीं कर पाता था, अच्छे से लिख नहीं पाता था, अच्छे से बोल नहीं पाता था, अच्छे से सुन नहीं पाता था। तो पेरेंट्स को ऐसा लगा कि कोई बात नहीं, छोटा है, हो सकता है अभी समझ नहीं रहा है, तो जैसे तैसे करके उसको पढ़ाया लिखाया। भले उसको बहुत दिक्कत आती थी समझने में, बट स्टिल मान लो, ठीक है। तो ऐसे करते करते उसने थोड़ा बहुत जैसे भी करके 5th क्लास तक वो पहुंच गया, लेकिन स्टिल उसके अंदर हमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा, है ना। लर्निंग डिसेबिलिटीज के अंदर हमने क्या देखा था कि जो है ये लर्निंग डिसेबिलिटी को आप क्योर तो कर सकते हो, लेकिन अगर इसे क्योर नहीं किया तो ये पूरे लाइफ टाइम भी रह सकती है। तो यहाँ पर क्या कर रहे थे कि बच्चे को बार बार नेग्लेक्ट किया जा रहा था, नेग्लेक्ट इन द सेंस कि ऐसे उसकी दिक्कत को इग्नोर किया जा रहा था। ऐसा समझा जा रहा था कि नहीं नहीं ये कर सकता है, ये बच्चा पढ़ लिख सकता है, वो तो जस्ट अभी छोटा है तो कोप अप नहीं कर पाता। लेकिन 5th क्लास तक आया, 5th क्लास तक आए, टीचर को ये बात समझ में आई, टीचर को ये बात समझ में आई कि ये जो बच्चा है, इसको मैं इतने सालों से देख रही हूँ, इस स्टूडेंट को, इस चाइल्ड को, ये ना ही अच्छे से लिख पा रहा है, ना ही अच्छे से बोल पा रहा है, ना ही कॉन्सेंट्रेट कर पा रहा है, देयर इज सम प्रॉब्लम। क्लियर? टीचर को क्या समझ में आया कि बच्चे के साथ में कुछ तो भी दिक्कत है। उन्होंने उसको समझने की कोशिश करी, उन्होंने देखा इसके अंदर है लर्निंग डिसेबिलिटी। कैसे समझ में आएगा? अगर आपको पता है कि लर्निंग क्या होती है तो आपको समझ में आएगा कि लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है। क्लियर? आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, आपको पता है लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है। अगर कोई और ऐसा स्टूडेंट है जिसने नहीं पढ़ा साइकोलॉजी का, पी भी नहीं पता जिसको, ठीक है, उसको बोलो लर्निंग डिसेबिलिटी, तो उसके समझ में आएगा कि अच्छा मतलब याद करने में दिक्कत होती है, ठीक है। लेकिन यू नो द एग्जैक्ट व्हाट
इज लर्निंग डिसेबिलिटी। एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको पता है, उसकी सारी चीजें आपको पता है, ठीक है। सो अब टीचर ने देखा कि भाई बच्चे को बड़ी दिक्कत होती है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसके ऊपर फिर ध्यान देना स्टार्ट किया। उन्होंने पेरेंट्स को बुलाया, उन्होंने बताया कि इसके साथ में ये दिक्कत है, आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, आपको उसकी रियरिंग अच्छे से करनी पड़ेगी, उसकी अपब्रिंगिंग अच्छे से करनी पड़ेगी, उसको आप जो है थोड़ा ज्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट दो, तो हम उसकी इन सारी दिक्कतों को क्योर कर सकते हैं। सो स्कूल लर्निंग में भी आपने जो लर्निंग प्रिंसिपल्स पढ़े हैं हम उनको यूज कर सकते हैं। क्लियर? नाउ आई हैव सेड माल एडजस्टेड बिहेवियर, जस्ट ऐसा बिहेवियर दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, या कुछ इस तरीके का बिहेवियर जो सही नहीं है। समवन इज देयर, इस एक एग्जाम्पल को हम आगे भी पढ़ेंगे, बट मैं एक बार आपको बताऊं कि समवन इज देयर जो बहुत ही जो है मतलब उसको छोटी छोटी बात पे बहुत गुस्सा आ जाता है, ठीक है, छोटी छोटी बात पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, बहुत ही अग्रेसिवली वो जो है बिहेव करने लग जाता है। और दिस बिहेवियर, जैसे आपने एक चीज पढ़ी है ना, माइंड अच्छा रहेगा तो हेल्थ अच्छी रहेगी, ये पढ़ा है ना साइकोलॉजी के अंदर, ये चीज तो पता ही है। तो सेम वे में यहाँ पर क्या है, माल एडजस्टेड बिहेवियर की हम बात करें तो अब भाई वो पर्सन को बार बार बड़ा गुस्सा आ जाता है, बड़ी शॉर्ट टेम्पर्ड है वो, जरा सा किसी ने कुछ बोला तो फट से जो है वो उसको बहुत ही तेज से गुस्सा आ जाता है, ठीक है। अब ये बिहेवियर ना ही उसके लिए सही है, ना ही उसकी हेल्थ के लिए सही है। अब इसको करेक्ट करना है, इसको जो है आपको ट्रीट करना है। आप उसको कैसे करोगे? तो आप क्या करोगे, आप उसका ये जो बिहेवियर है उसको ट्राई करोगे एक्सटिंक्ट हो जाए। आप क्या ट्राई करोगे? आप ट्राई करोगे कि उसका ये वाला जो बिहेवियर है वो एक्सटिंक्ट हो जाए, एक्सटिंक्शन आप उसमें ट्राई करोगे। एंड सेकंड, री-इन्फोर्समेंट। सेकंड इज व्हाट? सेकंड इज री-इन्फोर्समेंट। ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि आपने देखा है कि भाई इस पर्सन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, हर बार जो ये छोटी छोटी बात पे चिढ़ जाता है, तो आपने उसको बोला कि अब आपके पास में एक टास्क है, आपके पास में टास्क है कि आप जितनी बार इस एक चीज को इग्नोर करते हो कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा, भले कितनी भी वर्स्ट सिचुएशन हो, तो हम आपको एक रीइंफोर्समेंट देंगे, किसी तरीके का एक अवार्ड हम आपको देंगे, किसी तरह का एक रिवॉर्ड हम आपको देंगे। कोई ट्रॉफी नहीं दे रहे हैं यहाँ पर रिवॉर्ड या रीइंफोर्समेंट के अंदर, बट कोई ऐसी चीज दे रहे हैं जिसको वो पसंद करता है। तो वो पर्सन क्या करेगा, वो बार बार उस बिहेवियर को ना करने की कोशिश करेगा। जितनी बार वो कोशिश करेगा आप उतनी बार उसको रीइंफोर्समेंट दोगे। रीइंफोर्समेंट पढ़ा ना आपने? रीइंफोर्समेंट क्या करता है, बहुत जल्दी लर्निंग होती है रीइंफोर्समेंट के थ्रू। ओके, रीइंफोर्समेंट के थ्रू बहुत जल्दी लर्निंग होती है और धीरे धीरे करके जो बिहेवियर है वो एक्सटिंक्ट भी हो जाएगा। तो किस तरह का रीइंफोर्समेंट दोगे आप इस एक चीज के अंदर? जल्दी बताओ मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। रीइंफोर्समेंट के दो टाइप्स आपने पढ़े हैं, कंटिन्यूअस एंड पार्शियल। आप कौन सा रीइंफोर्समेंट दोगे मुझे जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर, कंटिन्यूअस या पार्शियल इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। कैसा रीइंफोर्समेंट ऐसे पर्सन को हमें देना चाहिए? सो इट्स कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम हमने तो पढ़ा था पार्शियल रीइंफोर्समेंट अच्छा होता है, तो कंटिन्यूअस क्यों? कंटिन्यूअस इसलिए क्योंकि हम यहाँ पर एक्सटिंक्शन प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं। हम यहाँ पर चाह रहे हैं कि इसका ये जो माल एडजस्टेड बिहेवियर है ना, इसको हम खत्म कर दें, ठीक है। और वो खत्म कब होगा? कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट के थ्रू, क्योंकि जब कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट होता है तो रिस्पांस बहुत ज्यादा मिलता है, ठीक है। और जब रिस्पांस बहुत ज्यादा मिलता है तो एक्सटिंक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। क्लियर? और अगर आपको कोई चीज याद करवानी है किसी को, किसी तरह की लर्निंग आपको उसके अंदर करवानी है, तो आप उसको पार्शियल रीइंफोर्समेंट दो, क्योंकि उसको होप रहेगा कि मेरी किसी ना किसी एक्टिविटी पर तो मुझे, मेरे किसी ना किसी रिस्पॉन्स पर तो मुझे कोई रीइंफोर्समेंट मिलेगा। तो वो बार बार रिस्पॉन्सेज देगा और एक्सटिंक्शन होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। बट व्हाट डू वी वांट? वी वांट एक्सटिंक्शन ऑफ दिस काइंड ऑफ बिहेवियर। दैट्स व्हाई वी आर प्रोवाइडिंग हिम कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट। समझ में आ रहा है क्या एक चीज बोल रही हूं? उन्हीं को समझ में आएगा जिन्होंने पहले से लेक्चर्स को फॉलो किया है या चैप्टर जिसको अच्छे से क्लियर है। आ रहा समझ में? तो इस तरह से कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट उसको दिया जाएगा। क्लियर है? दोबारा एक्सप्लेन करने की तो जरूरत नहीं है। करना है तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि मैडम हमको जो है समझ में नहीं आया, फिर से आप एक्सप्लेन कर दो तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। इस तरीके से जो है बहुत सारे एरियाज में, ये तो सिर्फ 4 एरियाज की बात यहाँ पर हो रही है, पर ऐसे बहुत सारे एरियाज में हम प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग को अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक? अब बात करते हैं कि किस तरह के प्रिंसिपल्स और कैसे एप्लीकेशन होगा। थोड़ा सा आपकी बुक को अच्छे से रीड आउट करते हैं हम यहाँ पे। इन ऑर्गेनाइजेशंस अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स सच एज एब्सेंटीज्म, frequent medical leave, indiscipline and lack of proper skills pose serious problems। देखो जो ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऑफिस है, कोई कंपनी है, कोई भी एक चीज है,
अगर वहां पर बहुत ज्यादा जो काम कर रहे हैं लोग, जो एम्प्लॉयज हैं, बार बार एब्सेंट होने लगेंगे, बहुत ज्यादा मेडिकल लीव लेने लगेंगे, किसी तरह का कोई इनडिसिप्लिन नहीं होगा, किसी तरह से उनको स्किल्स अच्छे से नहीं आती होंगी, तो इससे बहुत सारी दिक्कतें होने वाली हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, बहुत सारी दिक्कतें होने वाली हैं। जैसे सपोज देयर इज एन ऑफिस और देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जस्ट सपोज 100 एम्प्लॉइज काम करते हैं, सबको मिला के, ठीक है, मैनेजर वगैरह सबको मिला के जो है इतने लोग टोटल काम करते हैं, एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉइज सब। अब जस्ट सपोज क्या होता है, जस्ट सपोज दिस एक्स पर्सन इज मैनेजर या एचआर जो भी है, ठीक है, तो अब क्या हुआ, 100 में से हर दिन कुछ नहीं तो 5 से 10 लोग एब्सेंट रहते हैं, 2 या 3 लोग जो है बार बार मेडिकल लीव ले लेते हैं। ठीक है, मतलब ये चलता ही रहता है, ऐसा डेली कोई ना कोई ऐसा काम करता ही है। इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं, करीब 20 ऐसे हैं जो कभी भी डिसिप्लिन में नहीं रहते, ना टाइम पर आते हैं, ना टाइम से काम करते हैं, अपने हिसाब से काम करते हैं। और इनमें से बहुत से ऐसे भी हैं, जस्ट सपोज 20-25 ऐसे लोग भी हैं जिन्हें काम में सीरियसनेस नहीं है और दूसरी तरफ ना ही काम अच्छे से आता है। ठीक है, अब ऐसे करके कम से कम कुछ नहीं तो 50 एक लोग हो गए। ठीक है, अब अगर ऐसी चीज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऑफिस के अंदर डेली होगी तो काम कैसे होगा? ठीक है, तो क्या होगा, काम कैसे होगा? तो इस एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अब आप लर्निंग प्रिंसिपल को यूज करके कैसे सारी चीजों को ठीक कर सकते हो। सो देखो, to increase attendance and reduce absenteeism, an interesting device is used in some organization. At the end of every 3rd month, name slips of employees not being absent on a single working day are placed in a drum. 4 to 5% of the names are randomly drawn and they are given attractive rewards for not being absent on a single working day, and such rewards have been found to reduce absenteeism. मतलब किसी चीज का एग्जांपल हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, बताओ जो भी मैंने रीड आउट किया वो क्या है। चलो मैं आपको एक बार हिंदी में और बताती हूँ, आप मुझे समझाना, आप मुझे कमेंट में बताना कि ये चीज क्या है। ठीक है, तो क्या होता है, अब इस एब्सेंटिज्म को रोकने के लिए और इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में एक डिवाइस जो है उसको निकाला गया है, मतलब एक टेक्निक निकाली गई है। क्या टेक्निक है कि हर महीने क्या किया जाता है, एक मतलब ऐसा ड्रम होता है, एवरी 3rd मंथ इसके अंदर लिखा हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो कि क्या होता है, हर 3 महीने के अंदर एक बड़ा सा ऐसे बॉक्स लेते हैं, उस बॉक्स के अंदर उन सभी एम्प्लॉइज के नाम होते हैं जिनने अभी तक एक भी लीव नहीं ली है, सारे वर्किंग डेज पर वो आए हैं। ठीक है, अब उसमें क्या होता है, उसमें से कुछ 4-5% लोगों के नाम निकाले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 50 या फिर हम बोले अगर हमने 70 लोगों के नाम उसके अंदर डाले थे, तो इन 70 में से करीब 5 या 6 लोगों के नाम हम निकालेंगे। ठीक है, या 10 लोगों के नाम हम निकालेंगे और फिर मतलब जो भी अब तक एब्सेंट नहीं हुए हैं, और फिर उनको एक रिवॉर्ड दिया जाएगा, सभी को अलग अलग जो है सेपरेटली रिवॉर्ड दिया जाएगा। मे बी उनको कोई कैश प्राइज दे दिया जा सकता है, मे बी उन्हें किसी तरह का कोई गिफ्ट दिया जा सकता है, मे बी उन्हें किसी तरह का कोई वाउचर दिया जा सकता है। तो इससे क्या होगा, इससे एक तरह से सभी के अंदर ऐसे वो आने लगेगी, एक एंथुसियाज्म आने लगेगा कि नहीं यार हमको एब्सेंट नहीं होना है, अगर हम एब्सेंट नहीं होंगे तो हमको एक रिवॉर्ड मिलेगा। रिवॉर्ड किसी भी फॉर्म में हो सकता है ना। इस तरीके से करने से क्या देखा गया ऑर्गेनाइजेशंस में कि ज्यादातर लोग जो है अब डेली आने लग गए हैं और एब्सेंटिज्म जो है वो नहीं होता है। ठीक है, एक क्या बताया मैंने, एब्सेंटिज्म। ठीक है, एब्सेंटिज्म मैंने आपको पहली प्रॉब्लम बताई जिसको सॉर्ट आउट करने में हम ये एक चीज कर सकते हैं। क्लियर। Second, we have discussed about the medical leaves. So, to increase the number of employees who have not gone on medical leave for full 1 year, various benefits are given. Such partial rewards reduce the incidence of medical leave, and with a view to improving discipline, managers start functioning as models for employees, or employees are placed under such model managers. तो अब क्या होता है कि जो लोग मेडिकल लीव पे हर बार चले जाते थे तो उनके लिए भी ऐसा किया गया कि देखा गया जो भी लोग 1 साल तक या 6 महीने तक बिल्कुल भी मेडिकल लीव पर नहीं गए हैं, उनको एट द एंड ऑफ द ईयर या एट द एंड ऑफ द 6 मंथ्स उनको भी बढ़िया से जो है रिवॉर्ड्स दिए गए। ठीक है, एक भी मेडिकल लीव पर जो नहीं गए। और दूसरी जो बात चल रही थी किस एक चीज की, कि डिसिप्लिन की, तो डिसिप्लिन में क्या एक चीज की गई
कि मैनेजर्स वगैरह को एज अ मॉडल सेट किया गया, ओके, मैनेजर्स वगैरह को एज अ मॉडल जो है वो सेट किया गया, या फिर जो भी एम्प्लॉयज थे उन्हीं में से किसी को एक मॉडल की तरह सेट किया गया कि देखो भाई, इनको देखो, इन्होंने इतने टाइम में जो है कितने सीरियसनेस के साथ में काम करते हैं और हमेशा अपने टारगेट्स को अचीव करके देते हैं, तो आपको इन लोगों से सीखना चाहिए। कुछ इस तरीके से जो है क्राइटेरियाज, मतलब ऐसे सारा कुछ सेट करके इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की गई थ्रू द प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग। नाउ यू विल टेल मी व्हिच प्रिंसिपल्स वर यूज्ड हियर, कौन कौन से प्रिंसिपल्स यहां पर यूज किए जा रहे हैं। इन डिसिप्लिन में मैंने आपसे कहा एक मॉडल सेट कर लिया गया। मेडिकल लीव और एब्सेंटिज्म में मैंने आपसे कहा कि किसी तरीके के रिवॉर्ड्स जो हैं यहाँ पर दिए गए, ठीक है। और सुन लो आगे, और थोड़ा सोचते चलो साथ साथ में, क्या करना है, सोचते चलना है और सिर्फ सुनना नहीं है, मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर्स भी देने हैं। आपके कमेंट सेक्शन में आंसर्स आएंगे ना, तो ही मेरे को समझ में आएगा कि सारा सब कुछ जो है समझ में आ रहा है, याद भी हो रहा है और क्लियर है ना। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग अ नंबर ऑफ थ्योरेटिक procedures have been developed to modify maladaptive and socially incapacitating habits and behaviors. अब कुछ ऐसे जो है मतलब माल एडेप्टिव या सोशली इनकैपेसिटिंग बिहेवियर्स या हैबिट्स थी, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, जो इन जनरल जो है अच्छी नहीं है, जिनको नहीं करना चाहिए। कुछ इस तरीके के जो भी सारे बिहेवियर या हैबिट्स थे, उन्हें करेक्ट करने के लिए हमने कुछ थेराप्यूटिक प्रोसीजर्स को यूज करना स्टार्ट कर दिया। और ये प्रोसीजर्स अल्टीमेटली क्या करते थे, बिहेवियर को चेंज करने में हेल्प करते थे। तो इसको तो हम अभी डिस्कस करेंगे। आप मुझे बताओ यहाँ पर हमने किस तरह से या कौन कौन से लर्निंग प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया। सो द फर्स्ट, रिवॉर्ड मीन्स reinforcement. So here we have discussed reinforcement. Clear? आया समझ में? हम किसी तरह का रिवॉर्ड दे रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। और रीइंफोर्समेंट जब मिलता है तो लर्निंग बहुत अच्छी होती है। तब क्या होता है, लर्निंग जो होती है वो बहुत ही अच्छे से होती है। अभी मैंने आपको रीइंफोर्समेंट का एक एग्जांपल दिया था। यहाँ पर रीइंफोर्समेंट कंटिन्यूअस भी हो सकता है, पार्शियल भी हो सकता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, गैप के साथ में दे रहे हैं, कभी किसी को दे रहे हैं, कभी किसी को दे रहे हैं। तो इस एक तरीके से ये एक पार्शियल रीइंफोर्समेंट है और यहाँ पर रिस्पॉन्स हमें लंबे समय तक मिलेगा और साथ ही साथ में एक्सटिंक्शन भी नहीं होगा। क्लियर है? तो ये क्या मिल रहा है, यहाँ पर हम रीइंफोर्समेंट प्रिंसिपल को यूज कर रहे हैं। रीइंफोर्समेंट इज द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। यहाँ पर हम कौन से प्रिंसिपल को यूज कर रहे हैं, मॉडलिंग। यू रिमेंबर बोबो-डॉल एक्सपेरिमेंट अंडर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। सो किस तरह की लर्निंग हो गई, ये हो गई ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट के अंदर आपने क्या पढ़ा था कि एक बोबो डॉल होता है, मॉडल होता है, और फिर उसको जो है हम क्या करते हैं, एक बिल्कुल ऐसे रूम में भेजते हैं जहां पर ढेर सारे टॉयज रखे हैं। फिर 3 पार्ट्स में मूवीज दिखाई जाती है चिल्ड्रंस को। वो जो है एग्रेसिव बिहेव करने पर पनिशमेंट मिलती है, फिर जो है एग्रेसिव बिहेव करने पर रिवॉर्ड मिलता है। कहीं पर ना पनिशमेंट मिलती ना ही रिवॉर्ड मिलता है। ये बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट जो है ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है आपके ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के अंदर, जहां पर हम क्या करते हैं, हम एक मॉडल बना देते हैं और इस मॉडल को देख के, इस एक मॉडल को नोटिस करके, ऑब्जर्व करके हमारे अंदर लर्निंग होती है कि ये कैसे कर रहे हैं तो हम भी वैसा ही करेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, इन डिसिप्लिन को करेक्ट करने के लिए मैनेजर्स या एम्प्लॉयज में से किसी को मॉडल की तरह हम चूज कर लेते हैं कि आप इनको ऑब्जर्व करो, ये कैसे अपना काम करते हैं, और फिर उसके बाद में जो है लर्निंग होना स्टार्ट हो जाती है। सो इस तरीके से आप क्या करते हो, आप एक मॉडल अपने लिए बना लेते हो कि मुझे इसे ऑब्जर्व करना है और फिर लर्निंग होती है। क्लियर? यहां भी आया समझ में? तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के अंदर क्या एक चीज पड़ी थी कि मॉडल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट नहीं है? मॉडल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो मॉडल है, मॉडल को रिवॉर्ड मिला, पनिशमेंट मिली, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर उन्होंने मॉडल किसको बना दिया, मैनेजर को बना दिया कि मैनेजर को देखो, मैनेजर कितने अच्छे से सारी चीजों को जो है सही करके रखता है, इसलिए आज वो मैनेजर है। ठीक है, फोर्स क्या काम कर रही है कि वो जो मैनेजर है वो इतना सब कुछ एक साथ में संभाल सकता है और इतना ज्यादा अच्छे से काम कर सकता है, डिसिप्लिन में भी रहता है, इसलिए आज वो मैनेजर है। तो आप उससे देख के सीखो। तो एक अंदर से क्या एक चीज आती है कि हाँ यार, हम भी उसको ऑब्जर्व करके लर्न करना स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर? आए यहां तक समझ में? सो यहां हमने एक प्रिंसिपल यूज किया रीइंफोर्समेंट, सेकंड प्रिंसिपल वी हैव यूज्ड मॉडलिंग। क्लियर?
कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इन्हीं प्रिंसिपल्स को यूज करके हमने कुछ थेराप्यूटिक प्रोसीजर्स को, यानी इन शॉर्ट थेरेपी, ठीक है, इन शॉर्ट यहाँ पर क्या किया जा रहा है, थेरेपी कहा जा रहा है। और थेरेपी से रिलेटेड जो प्रोसीजर्स हैं इन डिटेल क्लास 12th में पढ़ोगे। कहाँ पढ़ोगे? 12th क्लास में। तो इसीलिए मैं अभी उसको बहुत ज्यादा डिटेल्स में तो नहीं बताऊंगी, लेकिन एक जनरल जितना अभी आपको पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट है, जितना नेसेसरी, उसको हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम थेरेपी को यूज करके जो है माल एडजस्टेड बिहेवियर को या हैबिट्स को करेक्ट कर सकते हैं। So, in these procedures, the principles of extinction is employed. इस तरह के जो प्रोसीजर्स होते हैं उसमें हम एक्सटिंक्शन के प्रिंसिपल को यूज करते हैं। कौन से प्रिंसिपल को? एक्सटिंक्शन के प्रिंसिपल को यूज करते हैं। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एक्सटिंक्शन? जहां पर आप किसी तरह के बिहेवियर को चाहते हो कि वो बिहेवियर एक्सटिंक्ट हो जाए। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया, मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया कि जैसे सपोज देयर इज अ पर्सन, ठीक है, ये एक पर्सन है, इसका नाम है अब्दुल, ठीक है, इसको क्या हो गया, ये बहुत ही शॉर्ट टेम्पर है, इसको बहुत छोटी छोटी बात पे क्या आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, ठीक है, इसको क्या हो जाता है, बहुत छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है, बहुत एग्रेसिव हो जाता है। तो अब इसका ये जो बिहेवियर है ना, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, ना ही इसके लिए अच्छा है, ना ही इसकी ग्रोथ के लिए अच्छा है। तो अब हमने क्या करेंगे, हम करेंगे कि इसका बिहेवियर क्या हो जाए, एक्सटिंक्ट हो जाए। हम क्या करेंगे कि इसका बिहेवियर कैसे एक्सटिंक्ट हो जाए, तो हम इसको एक थेरेपी प्रोवाइड करेंगे या हम इसको किसी तरह का कोई रिवॉर्ड या रीइंफोर्समेंट देंगे। ये मैंने आपको एग्जांपल रीइंफोर्समेंट में दिया था, यहाँ पर हम थेरेपी को यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब ये तो मतलब मैंने एक एग्जांपल दिया था कि थेरेपी यूज करके इसका ये जो बिहेवियर है, जो गलत है, उसको हमें एक्सटिंक्ट करवाना है। अब एक्सटिंक्शन के प्रिंसिपल को हम कैसे यूज करेंगे, आपके मतलब थेरेपी को हम कैसे यूज करेंगे बिहेवियर को एक्सटिंक्ट करवाने के लिए, वो यहाँ पर पढ़ते हैं, उसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर देखते हैं। सो इन दोज चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स हु एग्जिबिट इर्रेशनल एंड अनफाउंडेड फियर विद accompanying अवॉइडेंस बिहेवियर, implosive therapy and flooding are used। देखो, implosive therapy and flooding, पहले तो लिखते भी चलो साथ साथ में, है ना। थेरेपी या थेराप्यूटिक प्रोसीजर्स, थेरेपी या थेराप्यूटिक प्रोसीजर्स। सो फ्लडिंग एक यहाँ पर है एंड द सेकेंड इज इम्प्लॉसिव थेरेपी, इम्प्लॉसिव थेरेपी। अच्छा मेरे को बताओ जरा कमेंट सेक्शन के अंदर, आप लोगों को कौन सी चीजों से डर लगता है। ये मत बोलना हमें किसी चीज से डर नहीं लगता, ठीक है, किस एक चीज से जो है आप लोगों को डर लगता है, कोई ऐसी चीज जो जिसका फोबिया है। फोबिया समझते हो ना, किसी को पानी से होता है, किसी को खाई से होता है, मुझे भी है ना, मेरे को भी जैसे गहरी चीजें होती है ना, उसका मेरे को फोबिया है, मेरे को अंधेरे से डर लगता है, ठीक है। अब ये देखो मैंने मेरे राज बता दिए तुम लोग को, अब तुम लोग अपने अपने राज बताओ, जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको किस चीज का फोबिया है या किसी चीज से आपको डर लगता है, ठीक है। तो क्या होता है उन बच्चों में या बड़े लोगों में भी जिनके अंदर किसी तरह का कोई डर है, ठीक है, कोई डर है, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा किस तरीके का जो है डर है, लेकिन डर है किसी चीज को लेके, साथ ही साथ में बहुत ही इरेशनल तरीके का बिहेवियर है। इन सारी चीज़ों को क्योर करने के लिए, इन सारी चीज़ों को अवॉइडेंस इनमें लाने के लिए हम इम्प्लॉसिव थेरेपी और फ्लडिंग को यूज करते हैं। इम्प्लॉसिव थेरेपी स्टार्ट्स विद द पर्सन इमेजिंग देयर मोस्ट फियर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्टैक्ट विद अ फियर्ड ऑब्जेक्ट accompanied by vivid verbal descriptions by the therapist. The therapist functions as a coach. Just suppose, चलो मेरी एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, तुम लोगों का एग्जाम्पल ले लेते हैं, मेरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, तुमको अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसे सपोज जैसे मैंने आपसे कहा कि भैया मेरे को तो है खाई से बड़ा ही डर लगता है, या फॉर एग्जाम्पल मुझे अंधेरे से बड़ा डर लगता है, ओके। अब मेरी थेरेपी होती है, ठीक है, मेरे को थेरेपी करके इस डर को भगवाया जाता है मेरे अंदर से कि ये डर मेरे अंदर अब ना रहे। तो एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट होता है, ओके। अब ये एक रूम है, बोल के डर लग रहा है मेरे को, है ना, एक रूम है, इस रूम के अंदर बिल्कुल घनघोर अंधेरा है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा अंधेरा है इस रूम के अंदर। और मेरे जो थेरेपी मेरे साथ में जो कर रहे हैं, जो भी डॉक्टर वगैरह होंगे, जो भी थेरेपिस्ट होंगे, डॉक्टर नहीं, ठीक है, कौन होंगे, जो थेरेपिस्ट होंगे, वो थेरेपिस्ट एक कोच की तरह रहेंगे। जैसे मान लो कभी आप क्रिकेट खेलते हो तो आपके कोच होंगे, आप स्विमिंग करने जाते हो तो आपके कोच होंगे, कुछ भी करने जाते हो, है ना, तो आपके कोच होंगे। तो यहाँ पर जो थेरेपिस्ट हैं वो मेरे कोच हैं, ठीक है।
वो मुझे इस रूम के अंदर बिठा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक चेयर है और यहाँ पर मेरे को बिठा दिया, बिल्कुल अंधेरा रूम के अंदर, बहुत ही अंधेरा रूम के अंदर, और मेरे को जो है बोला कि आप बैठ जाओ। पहले तो मुझे काम डाउन किया जाएगा, है ना, कि भैया डरो नहीं, आप, मैं हूं यहाँ पर, आप बैठ जाओ। अब मुझे जैसे अंदर बिठा दिया, ठीक है, मुझे रूम के अंदर बिठा दिया और पूरा रूम जो है अंधेरे में है, मुझे डर लग रहा है, ठीक है, मेरे हाथ पैर कप रहे हैं, पसीना आ रहा है मुझे, लेकिन मेरे कोच मुझको नॉर्मल कराने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कि इट्स ओके, सिर्फ अंधेरा है, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है इसके अंदर। तो क्या हो रहा है, जिस चीज से मुझे फियर है उसी फियर के साथ में मेरा कांटेक्ट करवाया जा रहा है। क्लियर? सो इसके थ्रू हम क्या करते हैं, इसके थ्रू, इसे कहते हैं इम्प्लॉसिव थेरेपी। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इम्प्लॉसिव थेरेपी। और इस एक चीज के थ्रू क्या होगा, मेरे अंदर लर्निंग करवाई जाएगी, मेरे अंदर लर्निंग करवाई जाएगी। जैसे किसी को पानी से डर लगता है, ठीक है, हाइड्रोफोबिया होता है, तो मान लो उनको स्विमिंग करने में बड़ी दिक्कत होती है भैया, है ना, कि भाई मैं नहीं जाऊंगा पानी के पास में, मेरे को तो बहुत डर लगता है, पानी मुझे खींच लेगा, ऐसा होता है ना, ये भी डर लगते लोगों को। तो क्या करेंगे, उनको लेके जाएंगे स्विमिंग पूल के पास में, उन्हें बिठा देंगे वहां पे, या उनके जो है पहले धीरे थोड़े से पैर डलवाएंगे पानी के अंदर, फिर धीरे धीरे उनको थोड़ा छोड़ेंगे पानी के अंदर कि जाओ आप, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, थोड़ा हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, ताकि उनका ये जो फियर है वो इसको ओवरकम कर सके और उनको लर्निंग हो जाए, उनको क्या हो जाए, लर्निंग हो जाए। समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है? जल्दी बता दो कमेंट सेक्शन के अंदर कि कोई डाउट नहीं है। जो आपने बताया मैडम हमको आ गया सारा, सब कुछ समझ में, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। सो इम्प्लॉसिव थेरेपी इज दिस, ठीक है। ब्रैकेट में लिख लो फियर, क्या लिख लो, ब्रैकेट में लिख लो फियर, तो और ज्यादा अच्छे से याद रहेगा, भूलोगे नहीं, है ना, क्लियर। और साइड में लिख लो सलोनी मैडम डर फोबिया लिख लो मेरा अंधेरे वाला, तो एग्जाम्पल भी याद रहेगा, ठीक है। ऐसे नोट्स बना लिया करो छोटे छोटे, और सच में मत लिख लेना मेरा नाम, है ना, ठीक है। तो इस तरीके से अब आ जाओ नेक्स्ट पे, फ्लडिंग। व्हाट इज फ्लडिंग? फ्लडिंग इज exposure that takes place in vivo example with an actual feared object and is considered to be the most effective of all treatments for fear. To help those suffering from excessive anxieties and fears, the techniques of systematic desensitization is used. अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये होता है कि आपका एक्सपोजर, जिस चीज से आप डरते हो, अगेन वही चीज है कि आप जिस एक चीज से डरते हो उससे आपको एक्सपोजर करवाया जाता है, और बहुत सारे जो फियर्स होते हैं उसका ट्रीटमेंट इसी एक चीज के थ्रू होता है ना। दोनों के डिफरेंस को भी अभी समझेंगे कि इम्प्लॉसिव थेरेपी क्या है और दूसरा आपका फ्लडिंग क्या है। तो फ्लडिंग के अंदर क्या होता है कि जो भी बहुत ज़्यादा डर है किसी चीज़ को लेके, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, उसको ठीक करने के लिए हम सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। लिखो यहाँ पर, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। ओके, नाउ व्हाट इज दिस सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन? इसको यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। सो इट इज अ फॉर्म ऑफ बिहेवियर थेरेपी यूज्ड टू रिड्यूस फोबिक पेशेंट्स एंजाइटी रिस्पॉन्सेज थ्रू counter conditioning, that is an attempt to reverse the process of classical conditioning by associating the crucial stimulus with a new conditioned response in order to eliminate, ये जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रही हूं ना, मतलब ऐसे हाईलाइट कर रही हूं, उसको ध्यान रखना। Now in order to eliminate habits that are undesirable and injurious for health and happiness, aversion therapy is used. अब क्या एक चीज यहां पर कही जा रही है, what is this your systematic desensitization? So देखो अब दोनों के अंदर क्या एक चीज पड़ी, इम्प्लॉसिव थेरेपी में पढ़ा कि आपका जो डर होगा, आपके उस डर को भगाया जाएगा, आपका जो थेरेपिस्ट होगा वो कोच की तरह काम करेगा। फ्लडिंग में या सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन में भी सेम चीज हो रही है। आपको किसी चीज का कोई फोबिया है, किसी चीज को लेके आप जो है बड़े ही सेंसिटिव हो, ठीक है, उस एक चीज को सिस्टमैटिकली रिड्यूस करने की कोशिश की जा रही है बाय द मेथड ऑफ काउंटर कंडीशनिंग, बाय द मेथड ऑफ काउंटर कंडीशनिंग। काउंटर कंडीशनिंग में हम क्या कर रहे हैं, हम आपके एक न्यू स्टिमुलस को आपके एक न्यू रिस्पॉन्स को जो है, न्यू कंडीशनड रिस्पॉन्स को एसोसिएट कर रहे हैं स्टिमुलस के साथ में। अब जब दोनों चीजें सेम है तो डिफरेंस क्या है, क्यों हम इसको इम्प्लॉसिव थेरेपी बोल रहे हैं, हम इसको फ्लडिंग क्यों बोल रहे हैं? सो द बेसिक डिफरेंस हियर इज दिस वन इज वर्बल
एंड दिस वन इज प्रैक्टिकल। आया समझ में? बहुत बार बहुत सी जगह पर आप रीड करोगे पढ़ोगे तो आपको ये चीज कही जाएगी कि फ्लडिंग और इम्प्लोसिव थेरेपी दोनों सेम है, दोनों सेम है बट प्रोसीजर अलग है, बट द प्रोसीजर इज डिफरेंट। व्हाट आई सेड यू इन स्टार्टिंग, क्या बताया था मैंने कि ये क्या है? दिस इज द थेराप्यूटिक प्रोसीजर्स, यानी थेरेपी यूज करके कोई प्रोसेस किया जा रहा है। तो यहाँ जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना रूम वाला, कि रूम में जो है बंद कर दिया, अंधेरे में बिल्कुल रख दिया, दिस गोज विथ फ्लडिंग। ये वाला एग्जांपल परफेक्ट जाएगा फ्लडिंग के साथ में। एंड व्हाट हैपेंस विद इम्प्लोसिव थेरेपी, इसके अंदर क्या एक चीज होगी कि जैसे मुझे किसी चीज को लेकर डर है, तो या मैं किसी भी कोई ऐसी चीज है जो मेरे साथ में पहले हुई थी, या कोई ऐसा इंसिडेंट है मेरी लाइफ से रिलेटेड है, या जैसे एक चीज को लेके मेरे मन में डर है, तो उस एक चीज को खत्म किया जाएगा। आपने बहुत बार देखा होगा ना कि जो है एक वो चीज की जाती है, क्या बोलते हैं उसको, ऐसे पेंडुलम को ऐसे इधर उधर करते हैं और फिर जो है उस पर्सन से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, उसके अंदर की बातों को जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली क्या एक चीज हो रही है, दैट इम्प्लोसिव थेरेपी स्टार्ट्स विद द पर्सन imagining their feared form of contact। आपका फियर किसी एक चीज को लेकर है, आप उसको ध्यान करो, आप उसके बारे में सोचना शुरू करो, ठीक है, और वो एक चीज आपके साथ में होगी, आपके पास में होगी, ठीक है, और उससे रिलेटेड जो है आपको वर्बल डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा। मतलब जस्ट एक एग्जांपल हम समझते हैं कि जैसे सपोज कोई पर्सन है जिसको स्पाइडर से बहुत डर लगता है, ठीक है, उसको क्या किया जाता है, स्पाइडर से बहुत डर लगता है, तो हम क्या करेंगे, हम उसको मतलब उस एक पर्सन को ऐसे बैठा दिया जाएगा कहीं पर एक आध जगह पे, और उसके पास में स्पाइडर को लेके जाया जाएगा और वर्बली उसको बताया देखो कुछ ऐसी चीज नहीं है, यू कैन मतलब जो है ये देखो इट्स दैट इजी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। वो अलग बात है, हमें भी छिपकली से डर लगता है, बट दैट्स अ डिफरेंट केस, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या एक चीज हो रही है, आपके माइंड में, आपके माइंड से डर को भगाया जा रहा है, ठीक है। ऐसे समझ लो कि यहाँ पर जो डर है ना वो आपके दिमाग से जाएगा, यहाँ पर आपके माइंड से उस डर को भगाया जा रहा है, और यहाँ पर उसी सेम चीज को प्रैक्टिकली किया जा रहा है। क्लियर? तो इसीलिए बहुत बार कहा जाता है कि इम्प्लोसिव थेरेपी और फ्लडिंग जो है वो दोनों सेम ही होती हैं, दोनों एक ही तरह से जो है लर्निंग इसके अंदर कराई जाती है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। दिस इज समथिंग रिलेटेड वर्बली इमेजिनिंग कंसेप्ट, फियर, माइंड, ओके, दिस इज द प्रैक्टिकल कंसेप्ट, काउंटर कंडीशनिंग। समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? क्लियर? इतने में तो कोई डाउट नहीं है ना? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आ गया होगा, मैंने इतनी इजी लैंग्वेज में जो समझाया है तुम लोगों को। सो ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द थेरेप्यूटिक व्हाट, therapeutic procedures. Now next we have is aversion theory. Next क्या है? Next है aversion therapy. Now what happens in aversion therapy? So आपकी कुछ हैबिट्स को जो आपकी हेल्थ के लिए, आपके हैप्पीनेस के लिए इंजूरियस है, उसको यहाँ पर खत्म करने की कोशिश की जाती है। एवर्शन थेरेपी इज रिलेटेड टू योर नेगेटिव बिहेवियर, रिलेटेड टू योर नेगेटिव बिहेवियर। मैंने आपको क्या एक चीज स्टार्टिंग में बताई थी, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई थी। क्या बात बताई थी मैंने आपको? बताओ जल्दी से याद करो। आप बोलोगे मैडम आप तो बहुत सारी बातें बताती हो, हम कौन सी वाली बात आपको बताएं? सो मैंने आपसे कहा था कि जो थेरेप्यूटिक प्रोसीजर्स होते हैं इसमें वी प्रैक्टिस एक्सटिंक्शन लर्निंग, वी प्रैक्टिस एक्सटिंक्शन लर्निंग। नाउ व्हाट इज दिस एक्सटिंक्शन लर्निंग? जहां पर आप किसी तरह के बिहेवियर या हैबिट को भूलने की कोशिश कर रहे हो, आपका वो बिहेवियर अब आपके मतलब जो है आपके अंदर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम किसी चीज को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, फियर, ठीक है। किसी भी चीज का फियर अगर आपके अंदर है तो उसको कैसे खत्म किया जा सकता है, उसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है, दैट वी लर्न फ्रॉम फ्लडिंग एंड इम्प्लोसिव थेरेपी। नेक्स्ट वी हैव इज एवर्जन थेरेपी। Next is aversion therapy. Now this is related to habits. Okay, this one is related with your habits. ठीक है, behavior और habits दो चीजों की बात यहाँ पर हो रही थी। तो this aversion therapy is related to your habits. Now what happens? The therapist arranges things in such a way that occurrence of maladjustive habits generates painful experiences, and to avoid them, clients learn to give up them. जनरली क्या होता है, जैसे मान लो कोई पर्सन है जिसको जो अल्कोहल एडिक्ट है, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करता है। नाउ अल्कोहल इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, ठीक है, अल्कोहल जो है वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो हम उसको क्या करेंगे, हम अल्कोहल को पेयर कर देंगे इमेटिक ड्रग के साथ में,
ठीक है, हम क्या करेंगे, हम अल्कोहल को पेयर कर देंगे इमेटिक ड्रग के साथ में। इमेटिक ड्रग ये होता है जब उसको आप कंज्यूम करते हो तो आपको बहुत ही ज्यादा नोजिया और वॉमिटिंग होने लग जाती है, ठीक है। इमेटिक ड्रग जब आप लोगे यानी कि एक स्टिमुलस के साथ में दूसरा स्टिमुलस जोड़ दिया, एक के साथ में दूसरे को हमने जोड़ दिया, तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो आपने क्या किया, आपने जैसे अल्कोहल पिया तो वो इमेटिक ड्रग देने की वजह से आप जब जब अल्कोहल पियोगे आपको बहुत ही ज्यादा जो है जुकाम वगैरह हो जाएगा और बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होने लग जाएगी, आप परेशान हो जाओगे, ठीक है। तो अब इस एक चीज से क्या हो रहा है, इस एक चीज से क्या हो रहा है, nausea and vomiting become a conditioned response to alcohol। देखो क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ा है ना, दो तरह के स्टिमुलस होते हैं, उसका रिस्पॉन्स मिलता है हमको। तो यहां पर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हो, आप क्या करते हो, आप अल्कोहल कंज्यूम करते हो। अल्कोहल एक तरीके का अनकंडीशनड स्टिमुलस है। अल्कोहल क्या है, अनकंडीशनड स्टिमुलस। हमने आपको क्या दे दिया, हमने आपको इमेटिक ड्रग दे दिया, ठीक है। इस इमेटिक ड्रग से क्या हो रहा है कि आपको बार बार जो है नोजिया होता है, वॉमिटिंग होती है। ये हो गया एक तरीके का कंडीशनड स्टिमुलस जो आपके पास में होगा, और इससे रिस्पॉन्स क्या देखने को मिलेगा, इससे रिस्पॉन्स ये देखने को मिलेगा कि धीरे धीरे करके उस पर्सन के अंदर लर्निंग हो जाएगी। लर्निंग क्या हो जाएगी कि यार मैं जितनी बार अल्कोहल कंज्यूम करता हूँ मुझे बहुत ही ज्यादा जुकाम हो जाता है, बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होने लग जाती है। एक काम करता हूँ, कुछ दिन तक ये करता ही नहीं हूँ, कुछ दिन तक अल्कोहल कंज्यूम करता ही नहीं हूँ, फिर वो कुछ दिन बाद अल्कोहल कंज्यूम करेगा, फिर यही चीज होगी, फिर कुछ दिन बाद करेगा, फिर यही चीज होगी। तो उसको ना ये चीज उसके अंदर लर्निंग हो जाएगी। लर्निंग क्या हो जाएगी कि अल्कोहल जो है भाई वो मेरी हेल्थ को दिक्कत दे रहा है, ठीक है, वो मेरी हेल्थ को दिक्कत दे रहा है। हालांकि ये चीज उसकी हेल्थ को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगी, लेकिन वो खुद में इतना ज्यादा परेशान हो जाएगा कि वो इस तरह की हैबिट को खुद से ही छोड़ देगा। नाउ दिस इज नोन एज एवर्जन थेरेपी। क्लियर आए ये भी यहां तक समझ में। नाउ modeling and systematic use of reinforcement for shaping and developing competence are extensively used। सबसे ज्यादा जो यूज किए जाते हैं वो होता है मॉडलिंग और सिस्टमैटिक यूज ऑफ रीइंफोर्समेंट, कि आपको रीइंफोर्समेंट जो है वो कंटिन्यूअस देना है या आप रीइंफोर्समेंट पार्शियल या इंटरमिटेंट देना चाहते हो। तो एक अगर आप बार बार किसी को रीइंफोर्समेंट देते हो तो वो, और दूसरा अगर आप किसी को मॉडलिंग एज अ मॉडल सेट कर देते हो कि आपको इसको ऑब्जर्व करना चाहिए, तो इन दोनों कंडीशंस में लर्निंग बहुत 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 जल्दी होती है। आपने ये एग्जांपल्स भी देखे होंगे, जैसे आप ही हो, ठीक है, आपके अंदर किसी तरह की हैबिट है, या फॉर एग्जांपल मान लो, ठीक है, शर्मा जी के लड़के का एग्जांपल अपन ले लेते हैं। तो जस्ट सपोज मान लो आप क्या करते हो, आप पढ़ाई में ना बहुत ही ज्यादा जो है मतलब बहुत ही वो क्या बोलते हैं ध्यान नहीं देते हो, ठीक है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देते हो, आपका ध्यान लगा हुआ है मोबाइल में और साथ ही साथ में गेम्स वगैरह खेलते रहते हो आप, ठीक है। तो आपके ना पढ़ाई में ना ही अच्छे नंबर आ रहे हैं, ना ही अच्छे परसेंटेज आ रहे हैं। अब मम्मी पापा ने एक दिन बोला कि शर्मा जी के लड़के को देखो, ठीक है, वो कितना अच्छे से पढ़ाई करता है, उसके कितने नंबर्स आते हैं, 99% लेकर आया है एग्जाम में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसा आपको बोल दिया। तो अब आपने कहा कि अरे यार ये तो गलत है कि मतलब उसके आ रहे हैं मेरे नहीं आ रहे हैं, दोनों सेम ही क्लास में, इससे मुझे कंपेयर किया जा रहा है, तो मैं भी तो देखो ये ऐसा क्या कर रहा है। तो आप जनरली क्या करते हो, आप उसकी हैबिट्स वगैरह को ऑब्जर्व करने लग जाते हो, और धीरे धीरे करके आप उसके बिहेवियर को, उसका जो मतलब एक पूरा वो है उसको आप लर्न करने लग जाते हो कि ये 4 घंटे पढ़ता है, मैं भी पढ़ के देखता हूँ, हो सकता है मेरे भी नंबर आ जाए। सेकंड कंसेप्ट लेते हैं, ठीक है, एक और एग्जांपल। फॉर एग्जाम्पल आप किसी को अपना आइडियल मानते हो, ठीक है, आप जो है किसी को अपना आइडियल मानते हो और उसको आप एज अ मॉडल सेट कर लेते हो, उसको आप क्या कर लेते हो, एज अ मॉडल सेट कर लेते हो। तो उनके जो आइडियाज होंगे, उनके जो लाइफ के प्रिंसिपल्स होंगे, जिन रूल्स पर वो अपनी लाइफ को जीते होंगे, अक्सर हम उन्हें ऑब्जर्व करके उसको फॉलो करने लग जाते हैं, और इस तरीके से क्या होती है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। दूसरा मैंने आपको बताया रीइंफोर्समेंट। सो अब रीइंफोर्समेंट जैसे जनरली हम कब करते हैं, छोटे बच्चों को आप देखते हो, उनको कोई लर्निंग करवानी होती है तो अक्सर उनको जैसे चॉकलेट वगैरह देना ताकि वो लर्निंग जल्दी हो जाए। तो इस तरीके से मॉडलिंग और सिस्टमैटिक यूज ऑफ रीइंफोर्समेंट जो है ये सबसे ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज्ड प्रिंसिपल्स हैं लर्निंग के। नेक्स्ट, person suffering from excessive shyness and having difficulties in interpersonal interactions are subjected to assertive learning. This therapy is also based on the principles of learning. अब दूसरी जो आपकी एक और थेरेपी है that is assertive learning. इसी थेरेपी के अंदर आपकी एक और आ जाती है, कहाँ नोट डाउन कर दूं इसको, मैं यहाँ कर देती हूँ, ठीक है, ऐसे आप लोग सिस्टमैटिकली इन सारी चीजों को नोट डाउन कर लेना है ना। इन्हीं थेरेपी में से एक होती है आपकी असर्टिव लर्निंग।
असर्टिव लर्निंग हम क्यों यूज करते हैं? तो जैसे आपने देखा होगा अक्सर कुछ लोग बड़े शाय होते हैं, है ना, बहुत ही शर्मीले होते हैं, अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं अपने आप को, या इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में भी उनको बहुत बार दिक्कत आती है, किसी से बात करने में जो है बहुत ही ज्यादा शर्मीले होते हैं, उनको ऐसा लगता है हम बोलेंगे तो सामने वाला क्या सोचेगा या हम कैसे बोलें। तो इस तरीके से जो ऐसे शाइनेस वगैरह है, साथ ही साथ में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज होती है इंटरपर्सनल इंटरेक्शंस में, ठीक है, किसी के साथ में इंटरेक्ट करने में भी, तब असर्टिव लर्निंग को यूज किया जाता है। यहाँ पर क्या करते हैं, there are persons who lose mental peace with accelerated rate of breathing and loss of appetite and rise in blood pressure at the slightest provocation। आपको याद है हमने एक हाइपर एक्टिविटी कंसेप्ट पढ़ा था, जब हमने हाइपर एक्टिविटी पढ़ा था, आपकी कहाँ पढ़ा था हाइपर एक्टिविटी? सो लर्निंग डिसेबिलिटी के अंदर, है ना, जब लर्निंग डिसेबिलिटी पढ़ी थी तो हाइपर एक्टिविटी पढ़ा था कि जब हम अटेंशन पे नहीं कर पाते हैं, जब हम फोकस नहीं कर पाते हैं तो अक्सर हमारे अंदर हाइपर एक्टिविटी होने लग जाती है। हाइपर एक्टिविटी का मतलब ये कि हम कुछ तो भी काम करने लग जाते हैं, कहीं तो भी देखने लग जाते हैं, किसी और चीज़ पर जो है फोकस करने की कोशिश करने लग जाते हैं क्योंकि हम अटेंशन नहीं पे कर पा रहे। ये हाइपर एक्टिविटी यहाँ पर भी होती है। बहुत बार जो है, जो शाय पीपल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा शाय, एक्सेसिव शाय, ठीक है, और जो इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, अक्सर क्या होता है जैसे उनके सामने जब इस तरह की सिचुएशंस आती हैं तो वो अपने मेंटल पीस को खो देते हैं। बहुत ज्यादा, बहुत तेज तेज उनके अंदर जो है ब्रीथिंग होने लग जाती है, सांस चलने लग जाती है, साथ ही साथ में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो अक्सर ऐसी चीजें भी लोगों के साथ में होती है। ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, साइकोथेरेपिस्ट गिव बायोफीडबैक ट्रीटमेंट। ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, बायोफीडबैक ट्रीटमेंट देते हैं। सो एक मैंने आपको क्या बताया अभी, असर्टिव लर्निंग, ठीक है, जहां पर हम जो है असर्टिव लर्निंग करते हैं, और दूसरा मैंने आपको बायोफीडबैक बताया। बायोफीडबैक में क्या होता है कि दिस टेक्निक इज बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन क्लासिकल एंड इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। इन दोनों ही प्रोसीजर में हम क्लासिकल और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग, है ना। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग क्या होती है कि जब कोई एक चीज हो रही है उससे रिलेटेड दूसरी चीज है, दैट इज इंस्ट्रूमेंटल, और क्लासिकल आपको पता ही है स्टिमुलस रिस्पॉन्स। बायोफीडबैक में क्या होता है कि किसी बॉडीली फंक्शन को मॉनिटर किया जाता है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन, उसके बारे में एक जो फीडबैक है वो उस पर्सन को दिया जाता है, जिससे वो अपने इन फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी तरह की सिचुएशन में मेरे साथ में कोई पर्सन है, जैसे सपोज ए पर्सन है, ओके, तो ये ए पर्सन बहुत ही डर जाए, बहुत ही घबरा जाए और बहुत ही ज़्यादा, और मैं कौन हूँ, मैं हूँ साइकोथेरेपिस्ट, ठीक है, मैं कौन हूँ, मैं हूँ साइकोथेरेपिस्ट, मेरे साथ में कोई पर्सन है, किसी तरह की सिचुएशन को देख के एकदम से क्या होता है, उसका बीपी बढ़ने लग जाता है, बहुत तेज तेज ब्रीथिंग जो है वो पर्सन करने लग जाता है, उसका बीपी एकदम से बढ़ जाता है, मेंटल पीस जो है वो खो देता है। तो अब मैं साइकोथेरेपिस्ट हूँ तो मैं क्या करूँगी, मैं उसको बताऊँगी कि देखो, याद रखना इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, एक के बाद दूसरी चीज हो रही है। तो अब मैं उसको बताऊंगी कि देखो, मैं पहले उसको पूरा उसके बॉडीली फंक्शन को मॉनिटर करूंगी, फिर उसके बाद में मैं उसको बताऊंगी, इन्फॉर्मेशन दूंगी कि देखो आप ऐसे फील करोगे ना, अगर आपको ऐसे डर लगेगा, आप बहुत ही ज़्यादा शाय रहोगे, तो ऐसा करने से आपका बीपी बढ़ जाएगा। आपका बीपी बढ़ जाएगा तो आपको ढेर सारी दिक्कतें हो सकती हैं। मे बी आपका जो है, मतलब जनरली क्या होता है, हाई बीपी से हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स होती हैं, लो बीपी से क्या होता है, आप जो है चक्कर खा के गिर जाओ, और भी ढेर सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड होती हैं, है ना। तो अब मैंने आपको बताया कि अगर आप ऐसे करोगे तो कहीं ना कहीं ये आपको जो है, मतलब आपको कार्डियक अरेस्ट आ सकता है, साथ ही साथ में आपके जो कार्डियोलॉजिकल फंक्शंस हैं वो अच्छे से नहीं हो पाएंगे। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी। मैंने क्या बताया कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ में शाय हो और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हो, मेंटल पीस आपका चला जाता है, तो इसकी वजह से आपका बीपी बढ़ जाएगा। आपका बीपी बढ़ेगा तो आपको और ज़्यादा दिक्कतें जो है होने लग जाएंगी। दिस इज कॉल्ड बायोफीडबैक। व्हाट? दिस इज कॉल्ड बायोफीडबैक। बॉडीली फंक्शन को पहले मॉनिटर करो और फिर उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन या उसके रिगार्डिंग फीडबैक जो है उस पर्सन को दे दो, ताकि वो क्या कर सके, ताकि वो उसके ऊपर एक कंट्रोल करना सीख सके। अब जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि मान लो मैंने किसी पर्सन को बताया कि आप जो है फॉर एग्जांपल क्या एग्जांपल है, डिप्रेशन ले लेते हैं, ठीक है। कोई पर्सन बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में है, ठीक है। डिप्रेशन किस बात का है, पढ़ाई का, ठीक है। कोई स्टूडेंट है, जैसे सपोज देयर इज समवन नेम्ड अंकिता, ओके। नाउ शी इज़ वेरी 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 शाय एंड शी मतलब जो है अभी ये किसी तरह के क्या कर रही है, पढ़ाई कर रही है, ठीक है, स्टडीज़ कर रही है। जैसे सपोज शी इज़ इन क्लास 12th, ओके।
ये देखो एग्जाम्पल्स ना ऐसे बिल्कुल फ्रेम करने पड़ते हैं उसी टाइम पे, तो इसीलिए मैं आपको ऐसे एग्जांपल देती हूँ। जैसे सपोज शी इज इन 12th, ओके, शी इज स्टडिंग, नाउ शी इज स्टडिंग एंड शी इज सो मच इन हर स्टडीज, मतलब कि अपने आप को उसने 12th क्लास के एग्जाम में पूरी तरह से झोंक दिया कि भैया अब तो जो है मुझे 12th क्लास का एग्जाम निकालना है और मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे। जैसे देखो जनरली होता क्या है, स्कूल्स का एक जो करिकुलम किस तरीके का, एक एकेडमिक जो पूरा वो होता है ना चार्ट, वो एक इस तरीके का होता है। आपने देखा अक्सर आपके स्कूल्स में प्री बोर्ड्स वगैरह कंडक्ट किए जाते हैं, है ना, और फिर उसके बाद में आपके बोर्ड्स एग्जाम्स वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जनरली होता क्या है, जो स्कूल होता है ना, ये अभी बिल्कुल इन सारी चीज़ों से अलग मैं आपको बता रही हूँ जितना समझ में आता है कि स्कूल जनरली क्या कहते हैं, जब वो आपके टेस्ट लेते हैं, जब वो आपको कोई एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो वो आपको टफ क्वेश्चंस भी देते हैं और वो आपको सिंपल क्वेश्चंस भी देते हैं, लेकिन उनका ज़्यादा फोकस किन चीज़ों पर होता है कि इस तरह के क्वेश्चंस के आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, उसमें टफ क्वेश्चंस भी रहेंगे, ताकि टफ क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहो। प्री बोर्ड की बात मैं आपसे कर रही हूँ, है ना, फिर उसके बाद में बोर्ड एग्जाम होता है। तो प्री बोर्ड क्या है कि आप बोर्ड के लिए एक तरीके से प्रिपेयर हो जाते हो। अब इस अंकिता के क्या होते हैं, प्री बोर्ड में एग्जाम्स में जो है नंबर बड़े ही कम आते हैं, तो इसको ऐसा लगता है कि मैं तो बोर्ड एग्जाम्स में फेल हो जाऊंगी, ये इस बात का बहुत स्ट्रेस ले लेती है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से ये खाना पीना छोड़ देती है। क्या करती है, इसको बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है। अब इसको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया तो इसने क्या कर दिया, इसको भूख लगना बंद हो गई, इसको भूख लगना बंद हो गई, इसने खाना पीना छोड़ दिया। इसने खाना पीना छोड़ दिया ना, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, इसकी बॉडी सफर कर रही है। कौन सफर कर रही है, बॉडी सफर कर रही है। क्लियर, दिस इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, तो मैं क्योंकि कौन हूँ, मैं हूँ भैया साइकोथेरेपिस्ट, तो मैंने अंकिता से मिली और मैंने इसको बताया कि देखो बेटा, जो आप पढ़ रहे हो तो जस्ट बी काम इन इट, है ना, आराम से आप अपनी पढ़ाई करो, सारे कंसेप्ट्स को पढ़ो, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। जैसी मोटिवेशन मैं आपको देती हूँ वैसे ही मैंने इसको भी मोटिवेशन दी। मैंने कहा लेकिन देखो अगर आप स्ट्रेस लोगे तो स्ट्रेस लेने से आप लॉस ऑफ एपेटाइट आपको हो रहा है, ये मैंने इसके बॉडीली फंक्शन बताया कि अब आपका लॉस ऑफ एपेटाइट हो रहा है तो आपको भूख नहीं लगती, आप खाना नहीं खाते, बेचारा दिक्कत किसको हो रही है, आपके पेट को, ठीक है, दिक्कत किसको हो रही है, पेट को हो रही है, खाना नहीं खा पा रहे हो, मतलब खाने की इच्छा नहीं हो रही है, अब खा नहीं रहे हो तो उसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं, कमजोरी भी आ रही है, तो ये चीज आपके लिए सही नहीं है, ये चीज आपके लिए सही नहीं है। मैंने ये अंकिता को बता दिया और मैंने इसको बता दिया कि अगर आप ऐसे ही भूखे रहोगे, आप खाना नहीं खाओगे, तो आप एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, आप एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं रहेगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं रहेगा। अब ये सारी चीजें मैंने इसको बता दी, मैं चली गई, भैया मेरा काम हो गया, मैं चली गई। लेकिन इसके अंदर अब क्या एक चीज होगी, अब ये इस एक चीज को समझने की कोशिश करेगी, ये लर्निंग मैं इसको करवाऊंगी और साथ ही साथ में इसके अंदर भी होगी कि ऐसा करने से अल्टीमेटली मुझे ही जो है मतलब नुकसान होने वाला है, तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। एंड व्हाट अंकिता इज ट्राइंग टू डू हियर इज कंट्रोल ऑफ द फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। इस तरह की चीज को क्या कहते हैं, बायो फीडबैक। तो बायो फीडबैक के थ्रू भी क्या होती है, लर्निंग होती है। समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं है, यहाँ तक इतना भी क्लियर हुआ। अब इसके बाद में जो एक और वाइडली यूज्ड लर्निंग प्रोसीजर है दैट इज टीचिंग, जैसे मैं करती हूँ, है ना, टीचिंग करके सारी लर्निंग आपको करवा दी जाती है, सारे कंसेप्ट आपको बता दिए जाते हैं। तो जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है उसमें एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स यही होते हैं कि कैसे कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस के थ्रू, कौन कौन से टास्क के थ्रू हम वेरियस टाइप्स ऑफ लर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पर स्कूल टीचिंग की बात नहीं हो रही है, बल्कि यहाँ पर यह है कि टीचिंग करके आप कैसे जो है किसी को किसी भी चीज़ का नॉलेज दे सकते हो, उसके अंदर लर्निंग हो सकती है। इसमें आपने पढ़ा एसएस और एसआर लर्निंग, वर्बल लर्निंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग एंड स्किल लर्निंग। जैसे सपोज आप स्विमिंग स्किल्स सीख रहे हो, ठीक है, अब आप स्विमिंग स्किल्स को सीख रहे हो तो उसमें क्या होगा, आपको स्किल्स सिखाई जाएगी, लर्न करवाई जाएगी। कौन करवाएगा, जो आपके कोच होंगे वो करवाएंगे। क्लियर, तो इस एक तरीके से क्या होगा, आपके अंदर स्किल्स की लर्निंग होगी। टीच कौन कर रहे हैं, ऑब्वियसली आपके कोच कर रहे हैं। वर्बल लर्निंग आपको पता है, वर्बल लर्निंग आप जानते हो, बोल बोल के आपको सिखाया जाता है। तो टीचिंग करके जो है बहुत सारी वाइडली यूज्ड अगर कोई प्रिंसिपल है लर्निंग का तो वो है टीचिंग, जहां पर किसी तरह के स्टिमुलस को क्रिएट करके कंडीशनड अनकंडीशनड रिस्पॉन्स हमको मिलता है, या रिस्पॉन्स जो है हम देखते हैं किसी तरह के कंडीशनड स्टिमुलस के अंदर। तो ये सारी चीजें आती हैं आपके टीचिंग के अंदर। क्लियर, ये सारी चीजें कहां पर आती हैं, आपकी टीचिंग के अंदर। तो एक और चीज जो मैंने आपको बता दी, एक और नहीं दो चार ही बता दी हैं। एक मैंने आपको बायो फीडबैक बताया, ठीक है, एक मैंने आपको क्या बताया, बायो फीडबैक,
एंड सेकेंड मैंने आपको बताया टीचिंग। ये सब वो प्रिंसिपल्स हैं लर्निंग के, ओके, जिनके थ्रू क्या हो रहा है, जिनके थ्रू लर्निंग और ज्यादा अच्छे से हो रही है ना। नेक्स्ट वी हैव इज स्टूडेंट्स टोल्ड, ये शायद पढ़ लिया क्या, नहीं, हाँ यहीं पर, स्टूडेंट्स आर टोल्ड व्हाट दे हैव टू लर्न एंड अप्रोप्रिएट प्रैक्टिस कंडीशंस आर प्रोवाइडेड। Students are made active participants in the acquisition of information, meaning and correct responses। तो स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको बताया जाता है कि आपको कैसे लर्न करना है, क्या अप्रोप्रिएट कंडीशंस जो हैं वो सारी चीज़ प्रोवाइड की जाती है। साथ ही साथ में स्टूडेंट्स को एक्टिव पार्टिसिपेंट्स बनाया जाता है कि आप देखो आप कैसे इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन का क्या मीनिंग है, उसका करेक्ट रिस्पॉन्स क्या होगा। इन शॉर्ट लर्निंग सिखाई जाती है और लर्निंग करवाई भी जाती है, ठीक है। सारी चीज़ें जो है स्टूडेंट्स को सिखाई जाती हैं और जिसके थ्रू बहुत अच्छे से लर्निंग होती है। इसका एग्जाम्पल अब आप स्कूल में भी ले सकते हो कि स्कूल टीचिंग जो मतलब स्कूल में जो लर्निंग होती है तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, टीचिंग ही तो है, जहां पर आपको सिखाया जाता है। आपकी टीचर होती है, वो आपको सारी जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, आपको सारा गाइड करती हैं, उसके थ्रू भी सबसे ज्यादा लर्निंग हमारे अंदर होती है। नेक्स्ट इज टीचर्स act as models and mentors for students to emulate them with a view to promote appropriate social behaviors and पर्सनल हैबिट्स। यहाँ पर टीचर्स जो हैं वो मॉडल्स या मेंटर्स की तरह काम कर रही हैं। ये वो वाली मॉडल नहीं जो आप सोच रहे हैं, बल्कि जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के अंदर हमारा मॉडल है वो मॉडल, ठीक है, कि आप जो है एक तरीके के मेंटर हो, जो आप अपने स्टूडेंट को सिखा रहे हो कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसा बिहेवियर आपका अच्छा है, कैसा बिहेवियर आपका अच्छा नहीं है, और इस एक प्रोसेस के थ्रू आपके अंदर जो है सोशल बिहेवियर, पर्सनल हैबिट्स, ये सारी चीजें क्या की जाती हैं, अप्रोप्रिएट वे में आपको सिखाई जाती हैं, लर्न करवाई जाती हैं। Students are provided ample opportunities for practice as they are required to do homework and skills are analyzed as SR chains and students are allowed to learn skills practically। इसी के साथ में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं जिसके थ्रू वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको कोई चीज़ लर्न करवाई, मैंने आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी, मैंने आपको कोई चीज़ सिखाई, अब आप उसको इन प्रैक्टिकल भी कर सकते हो। कब? जब मैं आपको होमवर्क दे दूं कि अब आपको ये चीज़ करके लाना है, तो वहाँ से लर्निंग आपके अंदर होती है। और जो मैंने आपसे कहा था कि लर्निंग बचपन से लेके आपके बड़े हो मतलब बिल्कुल आपके पूरी लाइफ टाइम तक चलती है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपसे कहा कि लर्निंग का फेज कौन सा होता है, एज एन स्टूडेंट, जब आप सारी चीजों को सीख रहे होते हो, ठीक है। स्किल्स की हम बात करें तो प्रैक्टिकली आप ढेर सारी स्किल्स को सीख सकते हो, स्टूडेंट्स के पास में ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, तो टीचिंग की बात यहाँ पर हो रही है। द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज of learning best applied is in child rearing provided both the parents are aware of the principles of learning। अब इसमें एक और जो लर्निंग का प्रिंसिपल जैसे आप सबसे अच्छी जगह पर यूज कर सकते हो वो है चाइल्ड रियरिंग। जब आप बच्चे को जो पाल पोस के बड़ा करते हो ना, उसी तरीके से चाइल्ड रियरिंग में आप इस प्रिंसिपल को यूज कर सकते हो, लर्निंग के प्रिंसिपल को। बस इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स, ठीक है, दोनों ही, मदर भी फादर भी, दोनों को ही लर्निंग के प्रिंसिपल्स जो हैं वो पता हो, तो आपके अंदर लर्निंग जो है वो बहुत अच्छी होती है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताऊंगी लास्ट में। By using the classical conditioning procedure, children are made to learn necessary signs of danger and safety। क्लासिकल कंडीशनिंग प्रोसीजर को यूज करके क्या किया जाता है, बच्चों के अंदर डेंजर, सेफ्टी, इस तरह की चीजों को लर्न करवाया जाता है कि क्या चीज आपके लिए अच्छी है, क्या चीज आपके अंदर अच्छी नहीं है। क्लियर है? क्लासिकल कंडीशनिंग करने के बाद में जहां पर आप खुद से जो है स्टिमुलस में किसी तरह के चेंजेस लेकर आते हो और आप बच्चे को सिखाते हो कि बेटा ये चीज आपके लिए अच्छी है और ये चीज आपके लिए अच्छी नहीं है, ये एक चीज आपके लिए डेंजरस है, ये चीज आपके लिए सेफ है। बिहेवियर जो है चिल्ड्रन का वो इजीली आप मॉडिफाई कर सकते हो ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रोसीजर को यूज करके। कौन से प्रोसीजर को? जो आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रोसीजर है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? रीइंफोर्समेंट, ठीक है। तो आप ऑपरेंट कंडीशनिंग के थ्रू उसके बिहेवियर को भी शेप कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे आपको याद है ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर क्या हो रहा था, हमने रैट के बिहेवियर को मॉडिफाई करा, ठीक है, या मतलब रैट का जो बिहेवियर था उसको कहीं ना कहीं हमने चेंज करने की कोशिश करी कि रैट का जो एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर है उसको हमने मॉडिफाई कैसे कर दिया कि वैसे तो रैट ऐसे ही घूमता रहता, पर हमने वहां पर एक लिवर लगा दिया, बॉक्स के अंदर एक बटन लगा दी कि जब रैट बटन को दबाएगा तभी रीइंफोर्समेंट उसको मिलेगा। तो ये होता है कि आप
आप बिहेवियर को भी मॉडिफाई कर सकते हो। उसमें ऑपरेंट कंडीशनिंग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। रिवॉर्ड्स को आप यूज़ कर सकते हो जुडिशियली, मतलब जिस चीज़ के लिए आपको रिवॉर्ड देना चाहिए आप उसको बच्चे को रिवॉर्ड दोगे तो वो और ज़्यादा एंथुसियास्टिक लर्नर बनेगा। आप बच्चे को ABCD सिखा रहे थे, बच्चा 3-4 दिन से सीख रहा था, आपने देखा कि हाँ अब ये थोड़ा बहुत सीख गया, तो आपने बोला बेटा पूरा लिख के बताओ। जब आप पूरा लिख के बताओगे तो मैं आपको पार्क में जो है गेम्स मतलब प्ले करवाने खिलवाने के लिए लेके चलूंगा, तो उसको एक तरह का रीइंफोर्समेंट मिलने वाला, तो वो आपको रिस्पॉन्स और ज्यादा अच्छा मिलेगा। हर बार रीइंफोर्समेंट चॉकलेट्स ही नहीं होती है ना, कि हर बार आप बच्चे को चॉकलेट दो, बेचारे के दांत और खराब हो जाएंगे, तो ये काम अपने को नहीं करना है ना। एंड एज मॉडल्स एंड मेंटर्स पेरेंट्स मेक चिल्ड्रन सोशली स्किलफुल, ड्यूटी ओरिएंटेड एंड रिसोर्सफुल। मॉडल्स या मेंटर्स बना के, ठीक है, किसी को एज अ मॉडल दिखा के कि आपको बेटा इसके जैसा बनना चाहिए, आपको बच्चों को ऐसा होना चाहिए। जैसे अक्सर आप देखते होगे, आप कभी टीवीज मूवीज इन सारी चीज़ों में भी देखते होगे, तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि एक बड़ा ही आइडियल सा ऐसा पर्सन होता है, एज एक मॉडल बना दिया जाता है कि ये जो है मतलब बिल्कुल आइडियलिस्टिक है, इसकी तरह सबको होना चाहिए, है ना। लाइक बहुत बार ऐसा आपने देखा होगा, कोई ऐसी पर्सन है मतलब मूवी के अंदर या किसी एपिसोड के अंदर जो बहुत ही आइडियलिस्टिक, कि हमेशा हर चीज़ अच्छी करनी चाहिए, हमेशा दूसरों का अच्छा करना चाहिए, इस तरह के जो है चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो पेरेंट्स अक्सर क्या करते हैं, उन्हें ऐसा मॉडल अपने बच्चे के सामने लाते हैं कि देखो हमको ऐसा होना चाहिए, हमें हमेशा जो है सबकी हेल्प करनी चाहिए। तो चाइल्ड रियरिंग में लर्निंग जो है ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक कंसेप्ट मतलब मैंने भी इसके बारे में पढ़ा था या देखा था, जो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ, कि बहुत बार आपने ये चीज़ देखी है, छोटे बच्चे जो होते हैं उनको, जैसे मान लो छोटे बच्चे हैं, गिर गए, किसी तरह से चोट लग गई, तो एक क्या चीज़ की जाती है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा टेबल वगैरह कुछ था और बच्चे खेल रहे थे, बच्चा खेल रहा था, उसको लग गई, तो हम जनरली क्या कहते हैं, अरे कोई बात नहीं, लो टेबल को थोड़ा सा मार दिया, देखो टेबल को लग गई, इट्स ओके, अब देखो मैंने टेबल को मार दिया, अब आप रो नहीं, है ना। बच्चा रोने लग जाता है तो हम क्या बोलते हैं, वो एक जनरली बोला जाता है चींटी मर गई, चींटी मर गई, है ना। तो इस तरीके से क्या करते हैं, बच्चे को सिखाया जाता है, बच्चे को। अब यहाँ पर क्या एक चीज हो रही है, बच्चे को चुप कराने के लिए हम अक्सर क्या करते हैं कि कोई बात नहीं, देखो चींटी मर गई, इसको लग गई, इसको ऐसा हो गया, या कोई ने आपको मार दिया तो आप भी मार दो। इस तरीके से बहुत बार बच्चों को घर में सिखाया जाता है, स्पेशली छोटे बच्चों को। तो साइकोलॉजी सेज कि अगर आप इस तरह की चीजें बच्चों को बचपन से ही सिखाओगे, छोटे बच्चों को, ठीक है, तो उनके अंदर क्या एक चीज आ जाएगी कि अगर मुझे किसी ने मारा है तो मैं भी उसको मार सकता हूं इन रिटर्न, है ना। कि अगर मेरे साथ किसी ने बुरा किया है तो मैं भी उसके साथ में बुरा ही करूंगा, वो चीज, वो लर्निंग उसके अंदर हो जाएगी। तो आपको ये चीज नहीं सिखानी, अगर बच्चे को लगी सो इट्स, आपको ऐसे बोलना चाहिए कि ठीक है कोई बात नहीं, आपको लग भी सकती है, ऐसा तो जरूरी है नहीं ना कि आपको कभी नहीं लगेगी, आपको कभी चोट ही नहीं लगेगी, आपको कभी बुरा ही नहीं लगेगा। तो आप इस तरह के जो मतलब वो बोलते हैं ना, क्या बोलेंगे, इस तरह की चीजें भी अगर बच्चे के अंदर इनकलकेट करोगे तो उसकी रियरिंग और ज्यादा अच्छे से होगी, कि उसको सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। एक यहाँ पर और भी ऐसे एग्जांपल्स आप ले सकते हो कि क्या चीज सही है उसके लिए हमेशा बच्चे को रिवॉर्ड दो, है ना। क्या चीज गलत है, जैसे आप अक्सर क्लैपिंग करते हो, क्लैपिंग इज ऑल्सो अ रिवॉर्ड, है ना, कि बच्चे ने कोई अच्छा चीज की तो आप उसको क्लैपिंग करोगे। लेकिन अगर आप उसको बुरी चीज पे भी क्लैपिंग करते हो तो लर्निंग हो जाएगी कि ये काम मुझे करना चाहिए, है ना। और बच्चे बहुत जनरली जो होता है ऐसी चीजों को बहुत जल्दी कैच करते हैं, ठीक है। तो इसलिए चाइल्ड रियरिंग में भी जो है लर्निंग प्रिंसिपल्स को आप अप्लाई कर सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर एप्लीकेशंस ऑफ लर्निंग प्रिंसिपल एंड दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर एज वेल। सो क्या क्या हमने इस एक चैप्टर के अंदर पढ़ा उसको एक बार जो है वापस से क्या कर लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं यहाँ पर। सो चाइल्ड रियरिंग वी हैव डिस्कस्ड, ओके, आफ्टर टीचिंग we have discussed child rearing and what we have studied so far, let's recall it. So सबसे पहली चीज तो learning के जितने भी principles हैं they can be applied. फर्स्ट इज रीइंफोर्समेंट, आप किसी को रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करके उसके अंदर लर्निंग कर सकते हो। हमने एब्सेंटिज्म, मेडिकल लीव, इनके एग्जांपल्स पढ़े। इनडिसिप्लिन है तो आप मॉडलिंग प्रिंसिपल, दैट वाज अंडर योर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, इसको आप यूज कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट, कुछ थेरेप्यूटिक प्रोसीजर्स भी होते हैं जिनके अंदर थेरेपी को यूज किया जाता है, जैसे फ्लडिंग और इम्प्लोसिव बिहेवियर रिलेटेड, ओनली प्रोसीजर्स आर डिफरेंट, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके डर को भगाने की कोशिश की जाती है और आपके अंदर लर्निंग करवाई जाती है कि आपका जो फियर है वो सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड में है, एग्जैक्टली ऐसा कुछ होता नहीं है। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, मेरा एग्जाम्पल दिया, या स्विमिंग का एग्जाम्पल दिया, आप पानी में जाओगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि पानी जो है आपकी लाइफ ही ले लेगा, ठीक है। मैं अगर अंधेरे में हूं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई भूत आके मुझे खा जाएगा, ठीक है। ऐसी चीजें बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन हमारे अंदर डर होता है, उसको निकालने के लिए, उसके एक्सटिंक्शन के लिए भी बहुत सारी थेरेपीज यूज होती हैं। Then we discussed what? We discussed aversion,
थेरेपी। एवर्जन थेरेपी इज रिलेटेड टू हैबिट्स। आपके किसी हैबिट को अगर हमको छुड़ाना है तो हम एवर्जन थेरेपी की यूज करेंगे। इसमें हमने एग्जांपल पढ़ा किस एक चीज का, इसमें हमने एग्जांपल पढ़ा अल्कोहल का, ठीक है। इसके अंदर हमने कौन सा एग्जांपल पढ़ा, हमने पढ़ा एग्जांपल अल्कोहल का, ओके। अल्कोहल विद अ ड्रग। असर्टिव लर्निंग, असर्टिव लर्निंग जहां पर आप चीजों को असर्ट करते हो। जैसे आपने एक चीज बहुत बार सुनी होगी, ट्राई टू से नो, ठीक है। एक चीज सुनी है, ये कभी कहा है आपको किसी ने कि ट्राई टू से नो, ये एक चीज कभी सुनी है कि ना कहना भी सीखो। जहां आपको लगता है ये चीज सही नहीं है तो हम अक्सर क्या करते हैं, हम सुनते रहते हैं, हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं, अभी ऐसा हुआ है आगे नहीं होगा। बट अगर आप नो कह देते हो तो वो चीज आपके साथ में दोबारा नहीं होती। आपका अपना ओपिनियन है, आप उसको बिल्कुल जो है एक्सप्रेस कर सकते हो, आप उसको असर्ट कर सकते हो। जैसे मान लो किसी ने आपसे कोई बात कही, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मेरी थोड़ी सी तारीफ कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे सपोज आपसे किसी ने कहा कि यार सलोनी मैडम बिल्कुल अच्छा नहीं पढ़ाती, मेरे को तो कोई भी कंसेप्ट समझ में नहीं आता है, पता नहीं क्या बोलती हैं और मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आता है, वो बहुत ही बुरी हैं, ठीक है। आपको ऐसा किसी ने बोला तो आपने वहां पर असर्ट किया। आपने क्या असर्ट किया, अब आपने, अगर आप उसमें ऐसे बोलते हो कि नहीं 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 तुम बिल्कुल गलत बोल रहे हो, तुम बिल्कुल स्टूपिड हो, तुम इडियट हो, तुम्हें कोई बात नहीं पता, सो दिस इज रॉन्ग। लेकिन अगर आप वहां पर ऐसे बोलते हो कि आई अग्री, मतलब आई अग्री तो नहीं बोलोगे ऑब्वियसली, लेकिन हाँ आप क्या एक चीज बोल सकते हो कि आपका अपना ओपिनियन है, बट मेरे ओपिनियन में मैम बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं, बहुत अच्छे से हर एक चीज को एक्सप्लेन करती हैं, मुझे उनसे पढ़ना अच्छा लगता है। ये जस्ट एक मेरा एग्जाम्पल था, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें हैं, ठीक है। कहीं भी किसी भी चीज में किसी ने कोई ओपिनियन आपको दिया तो आप उसको ये नहीं बोलोगे यार ये तुम्हारा ओपिनियन बिल्कुल बकवास है, तुम कोई भी फालतू बात कर रहे हो, ये चीज नहीं होती। इट्स लाइक कि ओके मैंने आपकी भी बात सुनी, आपकी बात मुझे सही लगी या गलत लगी, आप उस एक चीज को बोल सकते हो, लेकिन मेरा ओपिनियन ये है। आए समझ में, दिस इज नोन एज असर्टिवनेस। और जब आप असर्टिव लर्निंग करते हो तो आप एक बिल्कुल अलग पर्सनालिटी में आते हो। ये चीज पता है इन जनरल भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो, आप इस एक चीज को लर्न कर सकते हो। पहली चीज, ट्राई टू से नो, ठीक है। जहां पर आपको सही लगता है वहां हाँ बोलो, जहां आपको गलत लगता है वहां ना बोलो। अपने पॉइंट को रखना सीखो। अगर आप बहुत ज्यादा शाय हो, अगर आप नहीं बोल रहे हो, कोई ऐसी चीज आपके साथ में हो रही है जो आपको अच्छी नहीं लग रही है, क्लियर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, ओके, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, नाउ योर बेस्ट फ्रेंड इज बुलिंग यू, ठीक है। आपका बेस्ट फ्रेंड क्या कर रहा है, आपका बेस्ट फ्रेंड आपको बुली कर रहा है, आपको चिढ़ा रहा है। और जैसे फॉर एग्जांपल ए और बी, ये ए आप हो, ये बी आपका फ्रेंड है, और साथ में ना 5-6 लोग और हैं, साथ में 5-6 लोग और हैं। अब ये जो बी पर्सन है ना, ये आपकी बड़ी ही टांग खिंचाई कर रहा है और बहुत ही ज्यादा आपको बुली कर रहा है, आपको किसी तरीके से परेशान कर रहा है, आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। लेकिन आपका फ्रेंड है तो आप सोचते हैं अरे यार ठीक है मेरा फ्रेंड है ना, थोड़ी दिन बोलेगा कोई बात नहीं। आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि इतने सारे लोगों के बीच में आपका फ्रेंड आपको इस तरीके से बोल रहा है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, कोई बात नहीं यार चलो ठीक है, फ्रेंड ही तो है, कभी बोल दिया, भले बुरा लग रहा था अंदर ही अंदर। सो इन दिस सिचुएशन ट्राई टू से नो, कि नहीं मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, ठीक है। तो वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप बहुत बुरी, आपकी एक छवि बन जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट कि आप असर्ट कर सकते हो, दैट इज असर्टिव लर्निंग, ठीक है। दूसरी चीज, जहां पर आपको लगता है कि मुझे मेरा पॉइंट रखना चाहिए, आप वहां पर बिल्कुल रखो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि यहां पर आपके और आपके फ्रेंड या किसी भी दो लोगों, आपके और आपके किसी भी पर्सन के साथ में किसी तरह की कोई बहस हो रही है या किसी तरह का कोई डिबेट चल रहा है, किसी टॉपिक को लेकर डिबेट चल रहा है, इंडिया को लेकर मान लो डिबेट चल रहा है, ठीक है, इंडिया को लेकर किसी भी चीज को लेकर डिबेट चल रहा है, तो अक्सर हम क्या कहते हैं, नहीं तुम गलत हो, इंडिया ऐसा है, वो वहां से बोलेगा नहीं तुम गलत हो। दिस इज नॉट अ मतलब ये कोई तरीका नहीं होता ना बात करने का। सो क्या एक चीज होती है, क्या एक चीज अच्छी होती है कि आप पहले सामने वाले की बात सुनो कि वो क्या एक चीज बोल रहा है। अब कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ बोलते हैं सुनते नहीं है, तो वैसे ही जगह भले ही मत बोलो, लेकिन आपने सामने वाले की बात सुन ली, नाउ असर्ट कि ठीक है मैंने आपकी पूरी बात सुनी लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू उनसे मिलता है दैट्स गुड इनफ, अगर नहीं मिलता है दैट इज ऑल्सो गुड इनफ। Clear, this is assertive learning. Next is biofeedback. Biofeedback is related to your bodily action. जहां पर क्या एक चीज हो रही है कि आपके बॉडी में किसी तरह का कोई भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस की वजह से कोई हार्म हो सकता है, तो उसको लेके हम उस पर्सन को फीडबैक देंगे ताकि वो क्या कर सके, ताकि वो अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सके। क्लियर। टीचिंग मैंने आपको बताया एजुकेशन में सबसे ज्यादा, ठीक है, टीचिंग जो है एजुकेशन प्रोसेस में सबसे ज्यादा यूज होती है और उस एक चीज के थ्रू लर्निंग जो है एक्सटेंसिवली होती है। सबसे ज्यादा लर्निंग किस चीज के थ्रू हो रही है, सो दैट इज बिकॉज ऑफ
टीचिंग। नेक्स्ट वी डिस्कस्ड चाइल्ड रियरिंग। ठीक है, चाइल्ड रियरिंग में भी लर्निंग प्रोसेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो दीज वर योर ऑल प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग दैट वी कैन अप्लाई इन आवर रियल लाइफ, और इनके थ्रू लर्निंग जो है वो की जा सकती है बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में। ये वो लर्निंग है जो आपने इस चैप्टर के अंदर सीखी, अब आप उसको क्या कर सकते हो, अब आप उसको अप्लाई कर सकते हो। अगर प्रिंसिपल्स की हम बात करें तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्रिंसिपल कौन सा है? सो दैट इज रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट देख के सबसे अच्छे से लर्निंग होती है, और दूसरा मॉडलिंग करके सबसे अच्छे से लर्निंग होती है। क्लियर? ये भी आया यहाँ तक समझ में? कोई डाउट तो नहीं? नोट्स बना लिए साथ में, एक एक पॉइंट समझ में आ गया, किसी पॉइंट में, किसी मेथड में, किसी थेरेपी में तो कोई डाउट नहीं है? कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ है तो मुझे कहाँ बताओगे? कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है, आई होप सो यहाँ तक जितना भी मैंने बताया, जितना भी मैंने पढ़ाया वो क्लियर हो गया होगा विदाउट एनी डाउट। स्टिल कोई भी डाउट है तो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है, सारे डाउट्स को वहां पर भी डिस्कस करेंगे। और अब इसी के साथ में चैप्टर नंबर 6 पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब क्या करना है? वैसे तो स्टार्टिंग से बोलते हुए आ रही हूं कि जहां तक जितना पढ़ लिया है उसको बुक में रीड कर लो, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लो, बट अब क्या हो गया, अब तो पूरा ही चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब इसके बाद में अगर सारे लेक्चर्स देख लें तो बहुत अच्छी बात है, सारा सब कुछ क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। एक बार चैप्टर को रीड कर लो। अभी तक अगर कुछ भी नहीं देखा है तो सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, उनको एक एक करके देख लो, सारा अच्छे से कंसेप्ट को समझ लो, उसके बाद में चैप्टर को रीड कर लो। क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम करेंगे NCERT सॉल्यूशंस, यानी कि आपके चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एट दी लास्ट ऑफ दी चैप्टर, एट दी एंड ऑफ दी चैप्टर आपको दिए हैं आपकी बुक के अंदर, हम करेंगे उन्हें आंसर। ठीक है, सेकेंडली हम करेंगे फुल चैप्टर रिवीजन, दैट इज कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, वन शॉट रिवीजन इन वन गो। वी विल रिवाइज दी होल चैप्टर और सारी चीजों को कनेक्ट करके फटाफट। ठीक है, फटाफट का मतलब ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी जल्दी जल्दी, बट ऐसे कि आपको सारा सब कुछ एक बार में समझ में आ जाए और कोई दिक्कत ना हो। तो इतना काम अपने को करना है। ठीक है, और इतने के लिए क्या करना पड़ेगा, चैप्टर को रीड करना पड़ेगा। तो अच्छे से रीड करो, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछो। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, NCERT सॉल्यूशंस करेंगे। आई होप सो यहाँ तक सारा सब कुछ क्लियर है विदाउट एनी डाउट। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अच्छे से पढ़ो, अच्छे से नोट्स बनाओ। बस जाते जाते एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन मुझसे ले लो कि मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस करोगे। तो डेली लेक्चर्स आपको मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं, साथ ही साथ में मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप है, उसे भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद में आपको ऐसा लगता है कि मुझे सारी क्लासेस के, सारे कोर्सेज के, सारे सब्जेक्ट्स के, सारे चैप्टर सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाए, एक सीक्वेंस में मिल जाए बिना किसी दिक्कत परेशानी के, तो आपको क्या करना है, एक बहुत छोटा सा और एक बहुत सिंपल सा काम। बस गूगल पे जाओ या किसी भी ब्राउजर में जाओ और एंटर करो www.magnetbrains.com। जैसे ये एंटर करोगे, ये मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसको स्क्रॉल करोगे तो देखोगे यहाँ पर एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का ऑप्शन दिया है। यहाँ पर सारी क्लासेस मिलेंगी, सारे कोर्सेज मिलेंगे। अब जो भी कोर्स पढ़ना है, जो भी क्लास पढ़नी है उसको क्लिक करो। ठीक है, जैसे ये इंग्लिश मीडियम पे क्लिक किया, K12, यहाँ क्लास 11th पे क्लिक किया, ये आगे 11th में सारे सब्जेक्ट्स। ठीक है, स्क्रॉल करोगे और भी सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे, सभी के नीचे देख पा रहे हो वॉच नाउ है। ठीक है, अब जो भी क्लास पढ़नी है, जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है, जस्ट क्लिक ऑन वॉच नाउ, ये आगे चैप्टर वाइज वीडियोस। जो भी चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर पे क्लिक किया, ये आगे सारे सब टॉपिक्स, अगेन यहाँ भी सबके आगे वॉच नाउ लिखा हुआ है। अब जो भी सब्जेक्ट, जो भी कोर्स, जो भी चैप्टर, जो भी पढ़ना है, जस्ट क्लिक ऑन वॉच नाउ और ये वीडियो ओपन। बढ़िया से यहाँ पर अपनी पढ़ाई लिखाई करो। यहाँ से नेक्स्ट वीडियो देखना है, नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करो। ये नहीं देखना है, कुछ और देखना है, यहाँ से कैंसिल कर दो। सो बहुत ही इजीली आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ आपको मिलती है 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। कोई पेमेंट नहीं, कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं, कोई कूपन नहीं, क्योंकि सब कुछ क्या है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो भी क्वालिटी के साथ में और बेस्ट टीचर्स के साथ में। सो जस्ट अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई करो, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी बताओ मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में, ताकि वो भी 100% फ्री और क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस कर सकें बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। सो आई होप सो सारी चीजें क्लियर हैं, और वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से क्या कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।